आगामी सांसद साइना नेहवाल। वर्ड तो बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा फील हुआ वो सुन के। आर यू एंजॉइंग योर रिटायरमेंट? इट्स टफ, यू कैन नॉट एंजॉय इट। चाइना वर्सेस साइना 4-5 years वैसा भी रहा, देखिए चाइना वर्सेस साइना। 2008 आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक। 11-3 के बाद हारना आज तक मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। कुछ पॉलिटिक्स भी होती है क्या? तो यानी कि 2008 में जो दिल टूटा, मतलब ये सही है रॉकस्टार मूवी का डायलॉग कि अगर आपको रॉकस्टार बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो जिंदगी में दिल टूटना जरूरी है। मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए खड़ाना भाई। कभी कभी बिना टूटे भी आ जाता है। तो क्या आज की डेट में हरियाणा का वो एक माइंडसेट चेंज हुआ है कि हमारी छोरी भी क्या छोरों से कम है? हमारी चोरियां चोरों से कम है। छोरियां ही ज्यादा मेडल्स लेके आ रही कि आपके खुद के घर में आपकी दादी शायद जी, ऐसे पापा ने बताया मुझे कि नाराज हुई थी कि ये लड़की हुई है। मेडल्स के लिए क्यों भारत देश तरस जाता है गोल्ड मेडल के लिए? आपको लगता है कि क्रिकेट में जैसे हमने मैच फिक्सिंग के बारे में सुना, ऐसा बैडमिंटन में भी कभी हुआ है या आपको कभी किसी ने ऐसे अप्रोच किया हो? नहीं। But what happened between you and your coach Gopi Chand in 2011? It's my mistake, my fault. I will take it on me कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। स्लेजिंग आपको लगता है गेम का हिस्सा होती है? कैरोलिना मारिन एक प्लेयर थी जो बहुत चिल्लाती थी कोर्ट पे, तो उसके साथ हम और भी करते थे एंड विश टू मेक श्योर कि वो भी थोड़ा डरे हमसे। You are not शिवा भक्त? मैं बिलीव रखती हूँ और मैं बचपन से जब भी खेलने जाती थी भी थोड़ा प्रे करके कोर्ट पे उतरती हूँ। खेल के टाइम में जो विमेन प्लेयर होती हैं उनके अंदर पीरियड्स पेन का कोई चैलेंज होता है? पीरियड्स पेन का बहुत चैलेंज होता है लड़कियों में। धुरंधर भी वॉच की? ये लेवल की मूवी कहाँ थी, मतलब यू नो, आई मीन रणवीर सिंह इज टू गुड। 14 जुलाई 2025 को आपने अपने पति कश्यप के साथ ये अनाउंसमेंट कर दिया। आपको लगता है कि आपको रास्ता अलग कर लेना चाहिए। 19 दिन बाद आपको लगता है कि आप काफी एक क्लोज रिश्ते में हो। आपको मूड स्विंग्स होते हैं या ये हुआ क्या था? ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ऑब्वियसली इट वाज रॉन्ग फ्रॉम माय पार्ट आल्सो। बोथ स्टिल इन अ रिलेशनशिप एज अ हस्बैंड वाइफ और जस्ट एज अ फ्रेंड्स? वी वर फ्रेंड्स। आपके और पीवी सिंधु के टर्म्स हमेशा एक कॉम्पिटिटर की तरह रहे या एक फ्रेंडली अप्रोच भी रहे? कॉम्पिटिटर। फेवरेट इंडियन क्रिकेट प्लेयर जो अभी खेल रहा हो? क्रिकेट प्लेयर अगर साइना नेहवाल को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाए तो पहला कदम क्या होगा? वो एक सिस्टम बन जाए कि हमारे पास भी ऐसे हो कि रोड पे ओलंपिक मेडलिस्ट घूम रहे हैं, यू नो, गोल्ड सिल्वर ऐसे घूम रहे। आई जस्ट वांटेड टू नो योर फेवरेट जर्नलिस्ट सो फार। प्रियंका। ओह, थैंक यू सो मच। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी ने बहुत ही खूबसूरत एक लाइन कही। उनकी गज़ल की बहुत खूबसूरत पंक्ति है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। यानी कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है अगर आपकी मेहनत और लगन में सच्चाई है। और उसी का जीता जागता एक उदाहरण, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो लोगों के लिए विश्व भर में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हमारे साथ हैं साइना नेहवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। साइना जी, वेलकम इन द प्रियंका शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो यू आर कीप ट्रैवलिंग नाउअडेज? बहुत ट्रैवल हो रहा है जब से रिटायरमेंट हुआ है, काफ़ी मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं बैडमिंटन के आसपास ही हूँ। काफ़ी जो यंग बच्चे हैं उनको एडवाइस देती हूँ। काफ़ी जो आईटी कंपनीज़ है या कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जाके गेम के बारे में बोलती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बैडमिंटन के साथ ही हूँ। और अभी कोचिंग करने का इतना इंटरेस्ट नहीं आया है क्योंकि अभी गेम छोड़ा है मैंने, तो थोड़ा जो दुनिया मैंने देखी नहीं बचपन से, सिर्फ खेलने में मैंने अपना ध्यान दिया और अब थोड़ी बहुत दुनिया देखना चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय करना चाहती हूँ। मे बी नेक्स्ट 3-4 years कोचिंग के बारे में या कुछ डिफरेंट फील्ड के बारे में सोचेंगे, बट आई एम सो हैप्पी टू बी विद बैडमिंटन इन सच ए वे कि मैं आने वाली जनरेशन को और मोटिवेट कर सकूँ। आर यू एंजॉइंग योर रिटायरमेंट? इट्स टफ, यू कैन नॉट एन्जॉय इट, यू नो, द थिंग यू लव फॉर सो मेनी ईयर्स। मतलब 25 साल खेला है तो ऐसे तो दिल से जाएगा नहीं, बहुत दुख होता है, कभी कभी रोना भी आता है। इट पिंचेस यू क्योंकि आपकी इच्छा होती है आप रोज़ खेलो और आपका जो एटीट्यूड हो जाता है रोज़ एक फाइटिंग स्पिरिट का, रोज़ अच्छा करना है, वो डिसिप्लिन लाइफ
जीने की आदत हो जाती है, और सडनली अगर वो नहीं होता है तो एकदम छूटता तो नहीं है, वो टाइम पे उठ जाते हो आप कि प्रैक्टिस जाना है, लेकिन समवेयर इट हिट्स यू दैट आपका भी नी काम नहीं कर रहा है, नी में आर्थराइटिस हो गया है, सो देयर इज़ नो वे आई कैन कंटिन्यू। और फिर से मायूस होके ऑब्वियसली लेट जाती हूँ, लेकिन कुछ महीनों के बाद अब थोड़ा सा लगने लगा, सिंक इन होने लगा कि हाँ करियर ख़त्म हो चुका है, और आई शुड बी प्राउड ऑफ वॉट इज़ डन, एंड जस्ट हैव टू बी मेक श्योर कि मैं मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहूं, और उसके लिए जो चीज़ें करनी है वो करना है मुझे। बट कहा जाता है वंस अ प्लेयर ऑलवेज अ प्लेयर, डेफिनेटली। तो डिसिप्लिन तो मुझे लगता है कि वो अभी नहीं छूटा होगा। डिसिप्लिन नहीं छूटा, लेकिन खाने की आदत छूट रही है थोड़ी बहुत, यू नो दैट तो अभी आलू के पराठे खाए जा रहे हैं खाए daily? जा रहे हैं, डेली नहीं बट खाए जा रहे हैं। बहुत थोड़ा सा पुट ऑन हो गया है वेट मेरा। समोसा आपको बहुत पसंद है? समोसा बहुत पसंद है मुझे। तो वो भी मुझे daily होता है, गोलगप्पे snacking? पार्टी भी करी है अभी रिसेंटली, मुझे बहुत पसंद है, मिठाइयाँ बहुत पसंद है। तो इतने साल मैंने कंट्रोल रखा, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत पुट ऑन हो गया तो ठीक है, देखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एज ए प्लेयर आप फिटनेस पसंद रखते हैं, अपना आपको टोन अच्छा पसंद रखते हैं कि आप वापस टोन बॉडी में आ जाओ। तो एक बार फिर से मुझे कहीं ना कहीं लगेगा कि वापस जिम हिट करना है एंड वापस से डिसिप्लिन लेके आना है बट लाइफ स्टिल यू में। लुक वेरी फिट एंड वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक ये यू। सब कुछ कैसे कि मतलब आप अपनी डाइट भी ब्रेक कर रहे हो, पराठे भी खा रहे हो, समोसा भी खा रहे हो, उसके बाद भी इतने फिट कैसे दिख रहे हो? मुझे लगता है कि ऐसे ड्रेस में ऐसा लग रही होंगी आपको, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा पुट ऑन तो हुआ होगा। लेकिन ये आई थिंक आई कैन जस्ट से कि जो जब आप खेलते हो तो आपका बॉडी परफेक्टली टोन रहता है, वो मसल्स दिखती हैं, एंड मे बी अभी थोड़ा बहुत वो चब्बी लुक आ गया होगा, क्यूट लुक आ गया होगा तो वो अच्छा लगता है। फॉर ऑब्वियसली गर्ल्स पे तो अच्छा लगता ही है, लेकिन मुझे वो स्पोर्ट्स पर्सन की एक लाइफ जो इतनी लंबी मैंने जी है 25 इयर्स की, तो उसकी आदत ज़्यादा है, तो मुझे ये भी थोड़ा लगता है कि क्या मिस करते हो? मतलब वो खेलना, कंपटीशन, एंड देन एवरी डे यू वांट टू जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करना चाहते हो। दिस लॉट ऑफ ऐसा लगता है खेलना है बस आके सो जाना है, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू प्ले, यू हैव टू थिंक अबाउट नेक्स्ट टूर्नामेंट, यू हैव टू थिंक अबाउट योर रिकवरी, योर फूड। तो एक बहुत एक जॉब जैसा हो जाता है फॉर सो मेनी ईयर्स, यू डू इट कंटिन्यूसली एंड सडनली यू डोंट हैव दैट मेजर पार्ट इन योर लाइफ, तो थोड़ा डिफरेंट लगता है। लेकिन एक मुझे लगता है जो गोपी सर हैं वो पहले से हम एडवाइस कर रहे थे कि जितना आप खेलोगे उसके बाद उतनी ही लाइफ और भी है, तो बेटर प्रिपेयर योर सेल्फ टू मेडिटेट एंड रिलैक्स, एंड मतलब ये बहुत ज़रूरी है, अपना हिस्सा रखो पार्ट का लाइफ का, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा सडनली लगेगा कि इनकी ज़रूरत है लाइफ में, बैडमिंटन नहीं होगा तो आपको थोड़ा लाइफ डिफ़िकल्ट भी लग सकती है। बट हमने उस टाइम पे ऑब्वियसली सोचा कि सर ऐसे ही बोल रहे होंगे, ईजी हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद, क्या डिफ़िकल्ट है। बट अब समझ में आता है उनकी बात, जब उन्होंने कहा कि कीप योर सेल्फ रिलैक्स्ड, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। तो करते हो भी आप? यस, आई हैव टू डेली। अभी क्या रूटीन है आपका वर्कआउट एक्सरसाइज का? तो जिम तो करती हूँ, जिम तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब ट्रिप्स नहीं होते हैं, इवेंट्स नहीं होते हैं, तो आई मेक श्योर आई डू इट एवरी डे। अदरवाइज थोड़ा बहुत जो टाइम है 10-15 मिनट हो गया ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, मेडिटेशन, या जस्ट टू स्टॉप दोज थॉट्स जो आते हैं, मतलब जैसे कि वो बिलीव करना कि हाँ अब नहीं खेल रही हूँ, हाँ अब मुझे भी अपनी आगे की लाइफ और शांति से, आई कैन नॉट बी लाइक कल मैच है, कल मैच है, तो अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जो प्लेयर्स हैं नाउ डेज, they have two mental trainers with them, Yeah. which is very very good. Do you have right now? नहीं, Even अभी after तो your retirement? अभी की तो रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं। ऑल्दो आई नो कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे अपने आप को But you occupied had रखना है। earlier? जब तक मैं हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी तभी हमें नॉलेज हुआ, पता चला उसके बारे में कि एक प्लेयर को एक टीम चाहिए। तो मुझे पहला फिजियो ही एट द एज ऑफ 19 पे मिला, और मेंटल ट्रेनर्स तो 2025 से शुरू हुए मेंटल ट्रेनर रखना, ये सब होना। तो तब तक आपने बहुत ज़्यादा कोप अप कर लिया था, लिया आपने सीख था, लिया। एनीवेज आई न्यू कैसे जीतना है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो गए थे। बट फिर भी जो अब जो रिक्वायरमेंट होती है बचपन से, आई वुड स्टिल से कि जैसे सोशल मीडिया बढ़ गया है, स्ट्रेस उससे भी ज़्यादा आ जाता है, फिर एवरीडे मैचेस हो रहे हैं, 17 टूर्नामेंट है साल में,
और हर एक टूर्नामेंट में परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशंस है आपसे, कोचेस से, पेरेंट्स से। तो अब आई थिंक स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके लिए मुझे लगता है बचपन से ही अगर कोई आपके साथ मेंटल ट्रेनिंग में आ जाए तो बहुत इजी हो जाएगा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना और गेम पे और फोकस्ड रखना। क्योंकि गेम क्या होता है, कभी कभी आपका बॉडी थक जाती है, कभी कभी आपका माइंड थक जाता है, बट एवरी डे आपको पुश करना होगा, एवरी डे आपको सेम रूटीन करना होगा। ऑल्दो इट इज़ टायरिंग, समटाइम्स यू फील एंग्री कि फिर से वही करना है, फिर से वही करना है। वो एंगर को कम करने के लिए, वापस नेक्स्ट डे फ्रेश फील करने के लिए, दीज थिंग्स मैटर्स, यू नो। आई तो थिंक साइना नेहवाल के लिए जिम ज़्यादा बेटर है या फिर योगा? मुझे फॉर मी ऑब्वियसली जिम, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज पता है जो मेरी बॉडी को टोन भी रखेंगी। बट आप आज के यूथ को भी रिकमेंड वही करते हैं? जिम ज़रूर करो, ऐसा नहीं है कि आपको हैवी उठाना है। ऑब्वियसली यू शुड कंसल्ट अ गुड ट्रेनर एंड फिजियो एंड चेक योर बॉडी टाइप्स। बॉडी टाइप सबका अलग अलग होता है। योगा इज़ ऑल्सो मोबिलिटी, योगा इज़ ऑल्सो कंडीशनिंग, योगा इज़ ऑल्सो स्ट्रेचिंग। तो आप उन 3 चीज़ों को वैसे भी इंक्लूड करोगे वेट से पहले या बाद में। तो योगा से पहले अपने आप को वार्म अप कैसे करेंगे, थोड़ी मोबिलिटी, थोड़ा सा कंडीशनिंग एक्सरसाइज करेंगे। फिर जब आपका जिम और कार्डियो हो जाए तो उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे। तो योगा इज़ ऑल्सो मस्ट, जिम इज़ ऑल्सो मस्ट। ब्रीदिंग एक्सरसाइज फिर अलग हो जाता है, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो अलग हो जाता है। उसके लिए आपको सेपरेटली 15-20 मिनट निकालना चाहिए, और दैट इज़ आई एम श्योर एनीवन कैन टेक आउट। आपको लगता है कि एक प्रेशर था उस ज़माने में जब आप रिटायर नहीं हुए थे, टूर्नामेंट्स का, बाकी चीज़ों का, एक लगता है कि एक बोर्ड एग्जाम की तरह तैयारी लगातार चल रही थी, एक प्रेशर था। नाउ आई एम एंजॉइंग समर वेकेशंस टाइप का पीरियड, वो एरा, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो गया। और नो, बोर्ड एग्जाम से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का रहता है। आपको नींद भी नहीं आती है रात रात भर। इट्स वेरी वेरी टफ टू यू नो। किस तरह का प्रेशर होता है जो परेशान करता है, लेकिन आपको मेंटेन भी रखना है? अगर स्ट्रेस होगा तो बॉडी वेट बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। होता है, स्पेशली इन द ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि मेडल लेके ही आना है, एंड इट इज़ वंस इन 4 years। तो आपको अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, सबके हैं। तो आपको कैसे अपने आप को इतना काम रखना है, रिलैक्स्ड रखना है कि फर्स्ट राउंड से जो 5-6 मैचेस होते हैं जीतने के लिए टूर्नामेंट, तब तक अच्छे से नींद आए, अच्छे से खाना खाया जाए, अच्छे से एक टीम में रहो आप, जहाँ पे कोई नेगेटिव टॉक्स ना रहे, सिर्फ पॉजिटिव बातें हों, और आपको मैचेस के बारे में लर्न करना है। और ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो भी सामने आ जाए तो आप डरो ना, उसके स्ट्रोक्स कुछ भी वो खेले तो ऐसा आप में हिम्मत होनी चाहिए कि मैं आई एम गोइंग टू रिट्रीव इट, आई एम गोइंग टू प्ले 100%। तो जो भी मेरा अपोनेंट है, जीतना हारना ऑब्वियसली मेरे हाथ में नहीं है, बट जितना मैं खेलूँ उसको डेफिनेटली इतना तंग तो ज़रूर करूँ कि वो या तो वो गिव अप करेगा या मैं गिव अप करूँगा। लेकिन 90% 95% तो मेरे थॉट्स ये रहते थे कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग करूँ कि मेरा अपोनेंट ही गिव अप करेगा। 100%, 110% ट्रेनिंग करनी है, उससे भी ज़्यादा तभी ट्रेनिंग इतनी 100% अच्छी, रिजल्ट मिलेगा। तभी रिजल्ट 100% मिलेंगे। ट्रेनिंग में पूरा जी जान लगा दो, यू नो, बिकॉज व्हेन यू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल ना, मेंटल टफनेस भी बहुत ज़रूरी होती है। तो कभी कभी इतना बड़ा प्लेयर भी कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली, यू नो। इतना बड़े स्टेडियम में इतने सारे लोगों को देख के वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो इतने अच्छा गेम रख के भी आप हार जाते हो मैच। तो वो पॉसिबल है। इतने सारे मैचेस मैंने देखे हैं जहाँ पे कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं और वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस एंड टेंशन में, मतलब वो सांप सीढ़ी की तरह होता है कि 99 पे आके आप फिर से हो जाता है, घबराहट में हो जाता है। बट देन यू विल हैव टू, दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंशन्ड। अभी तो आजकल के बच्चों को सब पता है, सोशल मीडिया में सब आ रहा है। तो बचपन से अपना मेंटल ट्रेनिंग का तो बहुत ज़रूरत है। जितना आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखोगे, फिजिकल स्ट्रांग रखोगे, टूर्नामेंट्स में रिजल्ट्स उतने ही ईजी हो जाते हैं। बट प्लेयर्स लाइफ इज़ लाइक दैट, यू हैव टू एन्जॉय प्रेशर, यू हैव टू एन्जॉय स्ट्रेस, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। और इतने बार मैंने 500 मैचेस खेले अपने करियर में, कितने बार मैं हारी होंगी, कितने बार नेगेटिव टॉक भी किया होगा, कितने बार मैं रोई भी होंगी, कितने बार मैंने डिस्कस किया होगा कि मुझे नहीं खेलना है, मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, रोज़ अपने टांगों को, रोज़ अपने बॉडी को क्यों इतना पुश करूँ, क्यों इतना भागूँ। लेकिन हमेशा एक मोटिवेशन रहता था कि मैं केपेबल हूँ, आई कैन चेंज द सीन ऑफ बैडमिंटन। एंड व्हेन यू स्टैंड ऑन द पोडियम विद दैट मेडल, तो कोई भी चीज़ फिर आपको नहीं दिखती है। फिर देन यू फील सो प्राउड के आपका जो इंडिया का फ्लैग है ऊपर जा रहा है, एंड देन यू फील सो प्राउड कि हम स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहे हैं। आई फील इंडिया शुड बिकम अ स्पोर्टिंग नेशन, क्योंकि इंडिया में इतना टैलेंट है और मैं उसका हिस्सा हूँ, तो बहुत प्राउड फील होता है।
एंड इसलिए मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आजकल की जनरेशन को कि अगर आप अर्ली से ही स्टार्ट कर देंगे अपना बॉडी का केयर करना, अपने मेंटल age हेल्थ से? का, किस- आई वुड से देखिए चाइना और रशिया में तो 3-4 साल में शुरू कर देते हैं खेलना। रियली? यस, इफ़ वहाँ पे क्या होता है, इतने सारे एकेडमीज़ हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पे कोचेस जाके बच्चों को चूज़ कर लेते हैं कि ये बच्चा ये स्पोर्ट के लिए रहेगा और वो बच्चा वो स्पोर्ट के लिए रहेगा। तो ऐसा ही अगर इंडिया में होना शुरू हो जाए, आपको लगता है कि इंडिया बेन- में इस चीज़ की कमी है? इंडिया में इस चीज़ की कमी है। थर्ड, हम सोचते हैं कि 8 और 9 साल भी बहुत कम है, और मैंने खेलना शुरू किया था 9 साल में। मुझे वो भी लेट लगता है, क्योंकि जब मैंने सुना कि चाइना और रशिया वाले बच्चे 3-4 साल में खेलना शुरू कर देते हैं, तो बाय द टाइम दे आर 9-10, आई एम श्योर दे मस्ट बी विनिंग अंडर 10 नेशनल चैंपियनशिप्स, अंडर 13 नेशनल बट लेकिन चैंपियनशिप्स। पेरेंट्स को मुझे लगता है इंडिया में शायद ये भी लगता है कि ज़्यादा खेल में रखेंगे तो पैसा वेस्ट होगा, गारंटी कुछ नहीं है। तो पेरेंट्स को तो सभी को लगता है, मेरे पेरेंट्स को भी लगता होगा, लेकिन रिस्क तो लेना होगा ना। अगर बच्चे को पसंद है और बच्चा करना चाहता है उसमें, मुझे अच्छा खेलना है या मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, देन आई थिंक पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसा आएगा कैसे। साइना जी, आपने बीजेपी ज्वाइन की, आप आगे चुनाव लड़ेंगी? चुनाव अभी नहीं, अभी तो गेम छोड़ा है, लेकिन बीजेपी के साथ मैं हूँ, उनके काफ़ी इवेंट्स करती हूँ, और जहाँ पे भी विमेन एम्पावरमेंट के इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, और मैं सभी जगह पे सपोर्ट करती हूँ। लेकिन एक्टिवली अभी नहीं आई मैं पॉलिटिक्स में, बट यू नेवर नो इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स क्या कुछ भी हो पता, कुछ सकता भी है। हो सकता अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है तो यहाँ पॉडकास्ट में दे दीजिए। है। नहीं, अभी तो नहीं, बट नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में लेट्स सी। लोकसभा या विधानसभा, या डायरेक्टली राज्यसभा, या क्या कुछ ऐसा? लोकसभा इंटरेस्टिंग लगता है, सो लेट्स सी। तो हम ये कह सकते हैं हम आगामी सांसद जी से बात कर रहे हैं। नहीं, वर्ड तो बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा फील हुआ वो सुन के, लेकिन आई ब्रेकिंग न्यूज़, आगामी सांसद साइना नेहवाल। आई होप तो अगर साइना जी आपके पास ऐसी पॉलिटिकल पावर आती है, तो फिर अगर हम भारत के स्पोर्ट्स सिस्टम की बात करें तो आप उसको रीडिज़ाइन कैसे करेंगी? टॉप 3 पॉइंट्स की अगर हम बात करें। स्पोर्ट्स सिस्टम को मैं यही रिडिज़ाइन करना चाहूँगी। जैसे तो बहुत कुछ क्रिकेट से सीखना चाहिए। क्रिकेट ने कैसे इतना बड़ा लीग खड़ा कर दिया है, कैसे इतना अच्छा अपने प्लेयर्स के लिए किया है कि अगर वो स्टेट लेवल पे अच्छा करते हैं, नेशनल लेवल पे अच्छा करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करते हैं, तो उनको सैलरीज मिलती हैं, और वो बाकी और स्पोर्ट्स में नहीं मिलती है? नहीं, सैलरीज नहीं है खेलने के लिए। रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है रिटायरमेंट के, यस यस, पर मंथ सैलरी मिलती है? आई थिंक मिलती है, बट आई डोंट नो कि जितना खेलते वक्त मिलती है उतनी ही मिलती है, या बट उससे आई कम थिंक मिलती है, पर मिलती है। बट आपको आपका नहीं फ्यूचर नहीं, हमें तो नहीं मिलती है। जैसे हमें एसोसिएशन की तरफ से तो नहीं मिलती है। हमें जब मैंने खेलना शुरू किया और जब मैं नेशनल चैम्पियन बनी, तो मुझे भारत पेट्रोलियम से सपोर्ट मिला, और मैं उनके साथ 2003 और 2008 में उन्होंने मुझे जॉब दे दिया, तो आई एम विद भारत पेट्रोलियम। लेकिन वो आपको नेशनल जीतना पड़ता है टू गेट जॉब इन दीज ऑयल कंपनीज। लेकिन बट 2003 में यू वर लाइक 13 बट 18 में ना, ऑब्वियसली यू कांट से कि 13 में आपको जो तब मिल वो गया सारा पैसा आपके मम्मी पापा के अकाउंट में पापा के अकाउंट में था, और आपने कभी पता नहीं किया कितना पैसा आ रहा है? नहीं, मैं उसके लिए खेल ही नहीं रही थी ना। मैं जीतने के लिए मुझे मेडल चाहिए था, मुझे ऑटोग्राफ देना अच्छा लग रहा था, मुझे वो लाइमलाइट अच्छी लग रही थी, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे मालूम भी नहीं था उसका। वो ऑब्वियसली दे विल नॉट, पेरेंट्स आपको ये तो बोलेंगे नहीं और मुझे खुद समझ में भी नहीं आएगा कि उस टाइम तक ये पैसा कितना क्या लेके आ सकता है आपके लिए। बट मुझे ये लगता था कि आजकल के बच्चों को ना जॉब मिलना भी मुश्किल हो रहा है, दे आर नॉट गेटिंग जॉब सो इजीली। तो इसलिए दूसरे स्पोर्ट्स में अब पेरेंट्स शायद सोच भी सकते हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों डालें, क्योंकि इसमें फ्यूचर में हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन मैं यही बोल सकती हूँ, रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू देम। मैं ये नहीं बोलूँगी प्लीज़ लीजिए, ये तो लेकिन आप स्पोर्ट्स सिस्टम को रिडिज़ाइन करेंगे टॉप 3 पॉइंट्स में क्या क्या? बिल्कुल रिडिज़ाइन करना चाहिए। मतलब बजट बढ़ा देंगे सभी प्लेयर्स के बजट लिए, देखिए, हर स्पोर्ट्स के लिए। पैसे की बात नहीं है, पहले तो एक प्लान बनाना चाहिए। पैसे तो जो लगेंगे वो अलग बात है, बट एक सिस्टम होना चाहिए कि कैसे हम प्लेयर्स को ढूंढ के लेके आए कि हमारे पास, जैसे चाइना को देख लो, वहाँ पे हर एक छोटे गांव में 30-30, 40-40 हज़ार बच्चे खेलते हैं, हर एक स्पोर्ट को खेलते हैं, और हर एक कोच वहाँ पे जो होगा वो आइदर ओलंपिक चैंपियन होगा, वर्ल्ड चैंपियन होगा, या टॉप 10 में होगा वर्ल्ड के, या कुछ ना कुछ। एंड डजंट मैटर व्हिच स्पोर्ट्स,
डजेंट belong मैटर to, विच जो भी स्पोर्ट में आप देख लीजिए, ओलंपिक टैली में भी वो टॉप 3 में ही रहेंगे हमेशा, इतने सारे मेडल्स लेके आते हैं। तो पहले ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हम इतने सारे प्लेयर्स को कैसे लाएं, इतने सारी एकेडमीज़ कैसे बनाएं जहाँ पे इतने सारे कोचेज़ हों, ट्रेनर्स हो, फिजियोज़ हो, उनके साथ उनके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स हो जो चाहिए, और किसी चीज़ की भी तकलीफ प्लेयर को ना हो। मतलब अगर एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है, टैलेंटेड है, उसको ये ना सोचना पड़े कि मेरी पढ़ाई कैसे होगी, मेरे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, फ्यूचर में पैसा कैसे कमाऊंगा, अगर मैं 16-17 टूर्नामेंट खेलूंगा तो मैं स्पॉन्सरशिप कहाँ से लेके आऊँगा। और वो बच्चे में इतना टैलेंट है कि वो टॉप 50 में या टॉप 10 में पहुँच सकता है, पर उसको ग्रूम नहीं किया नहीं जा रहा ग्रूम नहीं किया जाता और ऐसे सपोर्ट नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद इतने सारे टैलेंटेड बच्चों को मैंने खुद देखा है जो मेरे साथ भी थे, काफ़ी इंजीनियरिंग में या डॉक्टर बन गए। मेरे मेरे खुद के फैमिली में पापा आपको साइंटिस्ट खुद है, आपके पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे? साइंटिस्ट है पापा, तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मेरी पूरी फैमिली में इंजीनियर्स हैं। तो मैं एक ही स्पोर्ट्स पर्सन निकल के आई हूँ क्योंकि मुझे शायद मेरी मम्मी पापा को स्पोर्ट्स इतना पसंद था और उन्होंने आपके मम्मी पापा दोनों बैडमिंटन खेलते थे? क्लब में खेलते थे, हरियाणा में खेलते थे। दे यूज्ड टू प्ले आफ्टर उनका जब ऑफिस हो जाता था तो दे यूज्ड टू एवरी डे गो एंड प्ले इट फॉर आप साथ में जाते थे? मैं देखती थी, मुझे पसंद नहीं था इतना खेलना। आप चीयर अप नहीं करते थे? यस मम्मा गुड। मैं पकोड़े खाने जाती थी मैं पकोड़े खाने जाती थी और यही स्पोर्ट नहीं खेलती थी। मैं जाके स्विमिंग करती थी, टेबल टेनिस खेल लेती थी, रनिंग रेस, लॉन्ग जंप, ये सब स्पोर्ट्स पसंद थे शुरू मुझे। से स्पोर्ट ही रहे आप? यस, स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। मतलब ये नहीं था कि अगर पापा डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो वो मेरी चाहत नहीं है? ऐसी बात नहीं है। मैंने उस टाइम पे आप क्या सोचोगे, आप 6-7-8 साल के हो तो यू डोंट नो आपका फ्यूचर क्या है। आप एक दिन ये बनना चाहते हो, एक दिन वो बनना चाहते हो। आज के टाइम में तो 21-22 साल की उम्र में भी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि हम करें तो करें क्या। अब वो डाउट तो आई डोंट नो, 21-22 इज still वी if- आर if I- विनिंग, हाँ। सी वी आर विनिंग ओलंपिक मेडल्स, सो दैट मीन्स वी आर मैच्योर्ड इनफ टू थिंक अबाउट हमारा करियर क्या होना चाहिए। तो इसीलिए जो वर्ल्ड की नॉलेज होती है वो उनको जल्दी सिखाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल की जो नॉलेज होती है, पढ़ाई लिखाई जो होती है, आप काफ़ी हद तक पढ़ लिख के बिल्कुल बेस्ट बन जाते हैं। बट ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज से बाहर निकलने के बाद आपको तकलीफ़ें मालूम होती हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो और चीज़ें भी होती हैं, जो और डिफ़िकल्ट लाइफ में चीज़ें होती हैं, जी। कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, कैसे अपने एफर्ट्स और लगाने हैं, आपके मम्मी पापा का स्ट्रेस क्या है, अपना रोज़ जाने आने का, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो सीखनी होती हैं। आई थिंक वो आपको कैसे मिलेगा अपने एक्सपीरियंसेस से एज द ईयर पास बाय। एंड वो मुझे लगता है स्पोर्ट्स हमें जल्दी सिखा देता है, वो मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। क्योंकि 13-14-15 साल में जब मैं बड़े लेवल पे खेलना शुरू किया, मैंने काफ़ी टूर्नामेंट्स अकेले भी खेले हैं वर्ल्ड लेवल पे। मैं कोरिया में अकेले गई, मैं चाइना में अकेले गई, और वहाँ से मैं फ़ोन करती थी अपने कोच को। ऑब्वियसली गोपी सर को इतने सारे बच्चों को ध्यान देना होता था, तो ही कुडंट ट्रैवल विद मी टू टूर्नामेंट्स। तो मैं वहाँ से कॉल करके जो पॉइंट्स है वो लिखती थी और अपने आप मतलब काफ़ी चीज़ें मैनेज करती थी। इमेजिन मैं मैनेज करती थी और मुझे खुद अब बिलीव नहीं होता कि कैसे मैंने मैनेज किया होगा। खाना जाना, वहाँ पे चाइना में लैंग्वेज इशू है, तो उनको कैसे समझाना कि ये खाना। तो कौन सी लैंग्वेज में समझाते थे? तो वहाँ पे मैं जो भी कुछ वर्ड्स थे थोड़ा लिख के चली जाती थी, तो वो वहाँ पे कुछ वर्ड्स आते हैं, अभी भी याद है? आई थिंक इट इज़ जी इज चिकन, आई गेस। ओह, मतलब सो आर यू वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन थी, मैं नॉन वेज में आई क्योंकि गोपी सर ने बताया कि आप इतने साल हाईएस्ट लेवल पे खेलोगे, इतने कंट्रीज में जाओगे, तो आप फूड कैरी नहीं कर सकते हो, यानी आपको मतलब इतना टाइम मिलेगा नहीं कि मैचेस के बीच में कि आप इतना वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढो और फिर वहाँ से खाना, और फिर प्रोटीन का भी ज़रूरी है इंटेक ज़्यादा होना। तो वो चिकन से या कुछ ऐसा मीट लेना चाहिए जो आपको बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाए। 2012 में आपने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और आप पहली बैडमिंटन खिलाड़ी रही जी, जिसने शानदार तरीके से प्रदर्शन दिया और देश का नाम फ़ख्र से रोशन किया। वो पल, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? मुझे लगता है वो मोमेंट डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसे समय में आया है जब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम बैडमिंटन इंडिया से मेडल जीत के ला सकता है ओलंपिक्स में। मेरे से पहले कोई रोल मॉडल नहीं था मेरा। मैंने खेलना शुरू किया तो एक ऐसी ही सोच थी कि कैसे नेशनल चैम्पियन बनूं, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे खेलना शुरू कर दूं। बट ये कभी नहीं सोचा कि मैं ओलंपिक मेडल लेके आऊँगी या वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगी। ये मुझे लगता है जो मेरी मम्मी का सपना है या जो मेरे कोच का सपना था। जब मैंने खेलना शुरू किया था, विद इन 1-2 वीक्स मम्मी और मेरे कोच ने
मेरी जो ट्रेनिंग है या मेरा जो लगाव है गेम के साथ और जितना मैं कंपटीशन पसंद करती थी, उन्होंने ये सोच लिया था आई थिंक साइना can be our वर्ल्ड चैम्पियन, कैन बी आवर ओलंपिक मेडलिस्ट। तो वो मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है वही टाइम पे शुरू हो गया था मम्मी का, और जो मेरे कोच हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि हमें बहुत ब्राइट स्टूडेंट मिला है जो हमेशा फोकस करता है कैसे अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दूँ, कैसे अपने और इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दूँ। मैं बहुत शाई थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, अपने काम से मतलब रखती थी, और मुझे ट्रेनिंग लगता है के आप अभी टाइम भी पे आज के टाइम में बहुत रिजर्व्ड और शाय हो। हाँ, ये मेरा मतलब नेचर है। यू लव टू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली। फैमिली, यस। मतलब हम आपको अवार्ड शोज में देखते हैं तो इधर विद योर मदर Yeah. और विद योर फादर। यस मतलब नो अदर फ्रेंड्स, कोई और नहीं जी। या अकेले नहीं। जी। तो इसके पीछे कोई खास वजह? खास वजह मतलब मुझे मतलब कभी बचपन से टाइम मिला नहीं उतना फ्रेंडशिप करने का या किसी के साथ। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है अभी आपकी? बेस्ट फ्रेंड नहीं, मतलब जस्ट दैट कि आप किसी से हाय बाय कर लेते हो और फिर आपको उनसे कांटेक्ट होता ही फिर 10-15 दिन बाद है। यू डोंट बी इन रेगुलर टच व्हेन यू आर सो बिजी विद योर लाइफ। और जब आप खेल रहे होते हो तो उस टाइम तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है कुछ रेगुलर टच में, अपने पेरेंट्स से ही टच में नहीं रहते हो आप, तो कुछ किसी और को फ्रेंड बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे ना थोड़ा सा अपने आप में रहना अच्छा लगता है, अपने आप से ही बातें करना अच्छा लगता है। बचपन से मैंने अपने आप को बहुत सेल्फ टॉक, सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत दिया है आई थिंक। अच्छा। काफ़ी मैं अपने आप क्या मंत्र है ऐसा जो आपने अपने आप को दिया हमेशा मोटिवेट कभी करने के कभी लिए? जब गिव अप करने का जैसे ऑब्वियसली थॉट आता है तो नो आई कैन बी बेटर, आई जस्ट टॉक You can change the world? यस आई कैन चेंज द वर्ल्ड, आई कैन बी द बेस्ट। चाइना है तो क्या हुआ, हम कम है क्या, ये सब थॉट्स आते चाइना वर्सेस साइना। बहुत साइना ही ऊपर है बस। 4-5 इयर्स वैसा भी रहा, देखिए चाइना वर्सेस साइना। और अच्छा लगता था ये? बहुत अच्छा लगता था। और जो भी बातें मुझे पेरेंट्स से करने को मिलती थी, मतलब उन्होंने हमेशा मुझे यही समझाया है कि यू आर द बेस्ट, यू कैन अचीव द बेस्ट एंड यू हैव टू ट्रेन हार्ड। बहुत पॉजिटिव टॉक्स मुझे अपने पेरेंट्स से मिली हैं, और Especially मुझे आपकी मदर से। और मुझे क्या है एक लेवल से ऊपर जाना था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि फ्रेंड्स बनाऊं मैं, तो मुझे ना उन बातें जो भी मेरी थी वो बहुत अलग तरह की होती थी। मुझे हमेशा बैडमिंटन के बारे में इंटरेस्ट था बात करने का, शायद उसी में ही इन्वॉल्व ज़्यादा थी कि मुझे किसी और चीज़ों में इतना ध्यान मेरा बनता नहीं है, और अभी भी नहीं बनता। जब मैं बैठती भी हूँ ग्रुप में या कुछ बातें भी चल रही होती हैं तो मैं थोड़ा सा ना अपने आप में रह जाती हूँ, थोड़ा क्वाइट रह जाती हूँ कि क्योंकि वो बातें हमेशा से एक गेम के बारे में रही हैं, तो दूसरी बात इतने करना मतलब कुछ है ही नहीं और कुछ कभी बात किसी करने चीज में। ने आपको डाइवर्ट किया, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी? नहीं, कभी ऐसा हो नहीं पाया। आई थिंक आई Focused वॉज वेरी फोकस्ड, आई वॉज सो श्योर एंड आई वॉज वेरी फोकस्ड दैट दिस इज़ माई फील्ड, दिस इज़ माई लाइफ, एंड कोई भी चीज़ मुझे इस चीज़ से हटा नहीं सकती है। आप शाहरुख खान की फैन रही तो बहुत उनकी बड़ी। मूवी का वही डायलॉग है, किसी Movies भी तो चीज अभी को भी- चाहो movies तो अभी शिद्दत भी से देखते चाहो। हो। आपने बैडमिंटन को शिद्दत से चाहा। बिल्कुल शिद्दत से चाहा, और ऐसा चाहा कि छोड़ा ही नहीं जब तक मेरे नी ने मेरा साथ छोड़ा नहीं। नी ने मेरा साथ छोड़ दिया तो तभी मैंने खेलना छोड़ दिया। लेकिन आपको ये क्या वजह लगती है जो नींद को आप ओवर यूज ओवर द इयर्स ऑफ प्लेइंग वो हो जाता है। आपका जो 25 इयर्स ऑफ प्लेइंग है उसमें नी ओवर यूज़ होते 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 जो डिजनरेशन हो जाता है, देन यू हैव टू स्टॉप प्लेइंग, क्योंकि आपका बॉडी बोल रहा है कि अब नहीं हो बहुत पा हो गया, रहा, अब आराम करिए। बस आराम करिए। अब त्र्यंबकेश्वर जाइए, जी अभी गई थी अब मैं, प्रेमानंद महाराज जी के पास जाइए। पास भी गई। ज्योतिर्लिंग मेरा सपना है, मैं ज्योतिर्लिंग देखना चाहती हूँ पूरे। कितने ज्योतिर्लिंग कर लिए अभी? मुझे लगता है मैंने त्र्यंबकेश्वर कर लिया, उज्जैन कर लिया, ओमकारेश्वर कर लिया, और केदारनाथ हो गया है, अमरनाथ हो गया है, अरे वाह। एंड बद्रीनाथ हो गया है। फिर ज्योतिर्लिंग में और रामेश्वरम ये सब भी, हो चुका है? श्रीशैलम ये करने हैं मुझे। अच्छा, ये करने हैं। ये करने हैं। हाँ, तो साउथ में ये। मुझे मैं विश्वास रखती हूँ। मैं Are you a Lord शिवा भक्त? हाँ, मैं शिव जी की बड़ी भक्त तो ये ऐसे तो नहीं बोलूँगी, बट Firm believer. मुझे मैं बिलीव रखती हूँ। और मैं बचपन से जब भी खेलने जाती थी भी थोड़ा प्रे करके कोर्ट पे उतरती हूँ। हर हर महादेव कह के जाती हैं। हाँ ऐसे मुझे गायत्री मंत्र बोल लिया या कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई फोर्स है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपको हेल्प कर देंगे, इमीडिएटली आपको वरदान दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा पूजा करती हूँ और विश्वास रखती हूँ कि मेरे साथ हैं। और ऐसा भी फील होता है कभी कभी कि आपके साथ कोई फोर्स है जो आपको ये सब कुछ चीज़ें दे रही हैं। आप इतनी मेहनत करते हो तो ये आपको कैसे मिल रही है? ऑफकोर्स आपकी मेहनत की वजह से एंड आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो। दिखाती बस। दैट्स सो ग्रेट। आपने प्रेमानंद महाराज जी से कहा कि आपको
अगले दिन के इवेंट की टेंशन होने लगती होती है। है, yes. लेकिन एक तरफ आपने ये भी कहा कि बचपन से आपने खुद को मोटिवेट भी किया, करा है। तो फिर आपको कौन सी ऐसी वजह है जो अगले दिन के इवेंट की टेंशन दे देती है? तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ आप नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कभी कभी इतने सारे लोगों के सामने आपको बात करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है अपने फीलिंग्स, और तो वो सेम चीज़ बताना, और कभी कभी वो टेंशन आ जाती है कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जस्ट फील होता है कि और कॉन्फिडेंस कैसे आए। तो मुझे तो आई थिंक उनके पास जाने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद और ऐसा लगा कि बेसिकली ये चाहिए था कि और कैसे रिलैक्स्ड फील किया तो जाए। आपने नाम जब शुरू कर दिया? मैं तो जैसे बचपन से आई सेड ना कि मैं बिलीव करती हूँ, और मैं पूजा भी करती हूँ। नाम जब भी उन्होंने बोला कि करिए, तो मैंने वो भी करना शुरू किया है, और उससे काफ़ी हद तक आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग वेरी कूल, काम एंड कंपोज्ड। मेंटली रिलैक्स्ड रहती है। Relaxed. यस, वो फील आता है, एक आपको वाइब्रेशन फील होने लग जाती है। मुझे लगता है करने से ज़्यादा आई थिंक वो एक अपना आप को उस चीज़ से अट्रैक्ट कर लेते हो कि हाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो वो अच्छा हो रहा है और वो भी सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि वो आपके लिए वर्क कर रहा है। एंड आई एम श्योर उनको भी इतने साल लगे हैं वो प्रेमानंद जी को उधर पहुंचने के लिए, इतनी सारी तकलीफ़ों के बाद वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो ज़रूर उनकी बात सुननी चाहिए और फॉलो करनी चाहिए। एंड आई एम श्योर काफ़ी लोग आज की जनरेशन में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ ढूंढ रहे हैं, कैसे रिलैक्स रहें ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भी ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे ज़रूर सुनना चाहिए, उनकी स्टोरी सुननी चाहिए और फॉलो करना चाहिए। फॉलो अगर करें तो बहुत अच्छा है। आप फॉलो करके अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, देन व्हाई नॉट, यू नो, यू शुड डू इट। मुझे लगता है कि 2012 में जो ओलंपिक में आपने ब्रॉन्ज जीता, आप गोल्ड के भी काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं, लेकिन लगता है एक इंजरी एक बहुत बड़ी वजह बनी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो 2016 की बात है जो आप बता रहे हैं। 16 वाला है आपके। हाँ, 2012 में ब्रॉन्ज जीता था मैंने। तो उस टाइम पे जो ली ज़ुरी हैं चाइना की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी, अच्छा खेल रही थी। उससे पहले 6 टूर्नामेंट जीत चुकी थी वो, और वो ओलंपिक्स में भी काफ़ी फॉर्म में आई थी, और मैं भी काफ़ी फॉर्म में थी। उससे पहले मैंने भी इंडोनेशिया ओपन जीता था और वहाँ पे उनको हराया था। लेकिन 2012 ओलंपिक्स के जस्ट पहले मुझे वायरल फीवर हो गया थोड़ा सा। मतलब आप एक बार थोड़ा फ्लू लग जाता है तो अब थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाता है, एंड देन यू लूज लिटिल बिट ऑफ योर ट्रेनिंग, क्योंकि आप वो जब आपको हाई फीवर होता है देन ऑब्वियसली यू कांट ट्रेन एज मच। तो 2-3 दिन की छुट्टी वैसे हो जाती है, फिर आपको ट्रैवल करना है, तो वैसे 1-2 दिन चला गया, एंड रिकवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। मैं रैंक 3 थी आई थिंक लंदन ओलंपिक्स में, और वहाँ पे काफ़ी उम्मीदें थी, काफ़ी लोग सोच रहे थे कि मेडल आएगा। एंड 2008 ओलंपिक्स के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा उस ओलंपिक्स से। 2008 आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी जीत सकती थी। इतना क्लोज 11-3 के बाद हारना, मतलब आज तक मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ वो मैच वो कैसे एक ट्रॉमा की तरह परेशान करता है। ट्रॉमा, इरिटेशन, कभी कभी लगता है उसी टाइम पे आ जाता मुझे मेडल। 11-3 के बाद आज तक कोई मैच मैंने हारा नहीं होगा शायद, और वो एक ही मैच है जो ऐसा लगता है कि 11-3 के बाद आज तक समझ नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि इतने बड़े बड़े रैलीज हो रहे थे, इतने अच्छी तरह से मैच हुआ। उसके बाद मुझे डर भी लगता है वो मैच देखते हुए, बट एक बार मैंने देख लिया, हिम्मत जुटाई मैंने और मैंने देख लिया। उसके बाद मुझे लगा कि ये कैसे चला गया मैच, के उसके बाद मुझे 2 पॉइंट्स आए, अपोनेंट 21-13 जीत के चली गई, एंड शी गॉट मेडल एज वेल आफ्टर दैट। और गोपी सर और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि वी ट्रेन लाइक मैड बिफोर दैट ओलंपिक्स। मतलब इतनी डिफरेंट ट्रेनिंग हमने इंक्लूड करी थी, किक बॉक्सिंग या डिफरेंट जो और भी ट्रेनिंग थी, ताकि मेरे मूवमेंट्स और फ्री होए और एजाइल होए कोर्ट पे, और अच्छे हाफ स्मैशेस प्रैक्टिस करी थी मैंने, नेट शॉट्स और अच्छे प्रैक्टिस किए थे, एंड इट वाज वर्किंग रियली वेल। मैंने वर्ल्ड नंबर 4 को भी फर्स्ट टाइम हराया था वहाँ पे, एंड सडनली ऐसा क्या हुआ माइंड में, दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंशन माइंड कितना बड़ा रोल प्ले करता है, कि आपको लग ही रहा है आप जीतने वाले हैं, आपको लग रहा है वेरी क्लोज टू विक्ट्री, एंड आपको लग रहा है कि जो आपकी मम्मी ने सपना देखा, आपके जो कोचेस ने सपना देखा, वो पूरा होने वाला है। यहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट विक्ट्री के लिए रेडी हैं, एंड सडनली दिस थिंग हैपन्स कि मेरा जो शॉट्स हैं अंदर नहीं गिर रहे हैं आफ्टर लॉन्ग रैली, सब आउट चले जा रहा है, एंड आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट। और
वो सीख भी आपको एक दो बार ऑब्वियसली वो लेवल पे खेलने के बाद मिलती है, बट कभी कभी आपको वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है दूसरे बार खेलने की। तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था, क्या पता ये मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स हो, क्या पता मेरा लास्ट ओलंपिक्स हो, उसके बाद इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, बिकॉज यू गेट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन टूर्नामेंट्स के इंजरी भी काफ़ी हद तक आपको डिस्टर्ब करेगा एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो सब कुछ सही चल रहा था, एंड लास्ट में ऐसा गेम ट्विस्ट हो गया, उधर आके बैठी हूँ मैं, मुझे एक दिन तो पूरा समझने में लग गया हुआ क्या, बट गोपी सर ने बहुत अच्छी चीज़ समझाई मुझे कि यू हैव टू शो अप टुमारो। अगर तुम रो रहे हो, अगर तुमने खाना भी नहीं खाया है, या कुछ मतलब कुछ भी चलेगा, बट शो अप टुमारो, ट्रेन अगेन एंड लेट्स सी, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 4 years, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकते, इट्स अ वन टेक, यू कैन नॉट प्ले द मैच अगेन, जो मिस्टेक हो गई, एंड वी होप टू नॉट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम। एंड आई वॉज सिटिंग देयर एंड आई वॉज लाइक, मैंने उस लड़की से बात करी तो वो बताती है कि मेरे कोच ने बताया इंटरवल में, अब तो पैक योर बैग्स, ख़त्म हो गया है मैच। दिस वाज अ स्ट्रैटेजी, यू नो, समटाइम्स आप इतने फ्रेंडली हो जाते हो अपने कोच से, तो वो आपको कभी कभी कोर्ट के बीच में भी डांट मार देते हैं। देन ही वाज लाइक, यू हैव लॉस्ट द मैच, बस इसके कुछ बाद पॉलिटिक्स भी होती है क्या, ऐसा लगता है? क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा था, highest अगर level पे। हम विनेश की बात करें या बाकी और किसी मतलब दूसरे स्पोर्ट्स में बात करें, तो कई लोगों की, हमने कई खिलाड़ियों की शिकायतें देखी हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी हो जाती है। आपको लगता है कि आपके साथ भी हुआ कि आप बहुत क्लोज थे और कुछ वहाँ पे गेम ऐसा हो नहीं गया? नहीं नहीं, कंपटीशन में सब फेयर होता है, सब फेयर होता है। कुछ पॉलिटिक्स नहीं होती है कंपटीशन में। और वहाँ पे 11-3 के बाद शी प्लेड एक्सट्रीमली वेल, सब शॉट्स उसके अंदर गिरे, सब कुछ उसने इतना अच्छा खेला, आई थिंक बैडमिंटन उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट मैच शी प्लेड, आई थिंक उसके बाद कुछ भी छोड़ा नहीं, शी वॉज एवरीवेयर एंड शी डिजर्व टू विन इट, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जीत गई हूँ, आई जस्ट टुक इट लिटिल लाइटली एज एन 18-year-old। मुझे और कोर्ट पे जितना मैं अच्छा खेल रही थी, मुझे लगता है अपने आप को और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई मैं, जो मुझे करने चाहिए थे। वो दूसरी चीज़ें ज़्यादा सोचने लग गई कि मैच हो गया है, मैं जीतने वाली हूँ, ये सब चीज़ें खुद ही खुश होने लगे। यस, सो आई और वो थिंक खुशी भारी पड़ गई। बहुत भारी पड़ी, एंड आई अंडरस्टूड आफ्टर दैट कि सोचना ही नहीं है एक ही स्पोर्ट पॉइंट का गेम है, सोचना है कि और बहुत पॉइंट्स हैं जितने भी मैं मैच खेलूं, और कभी ऐसा किसी भी अपोनेंट को एट एनी स्टेज अपने से कम नहीं समझना है, चाहे कितना भी लीडिंग कर रहे हो आप। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने शो अप किया, मैंने ट्रेनिंग करी, मुझे अच्छा लगा ट्रेनिंग करने के बाद, थोड़ा खाना खाया, नींद आई, लेकिन वो थोड़ा सा दर्द रहा कि ये चला गया ओलंपिक्स। बट मैंने, और जब बात करी गोपी सर से, उन्होंने कहा 4 साल और सेम ट्रेनिंग, कीप योर हेड डाउन, बी ग्राउंडेड एंड जस्ट बिलीव दैट आप कर सकते हो, और अपने अपने जो एवरी ईयर के एक टारगेट सेट करो कि सुपर सीरीज जीतना है, या जो भी वर्ल्ड में वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। वर्ल्ड नंबर 1 आप कौन सी ईयर में बने? 2015 में बनी मैं। तो यानी कि 2008 में जो दिल टूटा, मतलब ये सही है रॉकस्टार मूवी का डायलॉग कि अगर आपको रॉकस्टार बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो जिंदगी में दिल टूटना जरूरी है। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी बिना टूटे भी आ जाता है, स्पोर्ट्स में मेहनत बहुत जरूरी है। क्योंकि वहाँ पे आप 2008 में एकदम टूट गए थे, जस्ट गिव अप वाली कंडीशन। गिव अप की कंडीशन थी, बट दैट शोड के स्पोर्ट्स पर्सन्स फाइटर्स भी होते हैं, दे वांट टू गेट बैक, दे वांट टू शो कि हम फिर से पॉसिबल कर सकते हैं चीज़ें। तो मुझे उस ओलंपिक्स ने सिखाया कि अगले ओलंपिक्स में मैं जब जाऊंगी तो ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगी, किसी को अपने से इजी नहीं लूँगी, एंड आई विल प्ले, आई विल मेक श्योर दैट कि कोई भी ऐसी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करे मैच के बीच में। एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प मी इन 2012 के ज़्यादा चीज़ों का मैंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने कोर्ट पे और अपने मैच पे ध्यान दे रही थी। और इनफैक्ट आई वाज डाउन 2017 इन द सेकंड सेट विथ टीने बॉर्न इन क्वार्टर फाइनल्स, एंड आई वेंट ऑन विनिंग इट 20-20। तो इसलिए उस टूर्नामेंट ने मुझे इतना कुछ सिखाया कि मैं वर्ल्ड नंबर 2 बन गई थी इन 2010। I won 3 Super Series titles in 2010. Badminton was becoming such a huge sport. Everyone was following it. I won the Commonwealth Games gold medal. In 2012, I won the Indonesia Open, Thailand Open, and then Olympic medals. So everything was happening the way, The way you want. the way I wanted it, but I never believed badminton will become such a big sport कि उसमें लीग भी आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा। जो बचपन में थोड़ा बहुत सपना देखते थे कि एक गाड़ी हो या घर हो, बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड कि थोड़ा पैसा आए 13-14 में, एंड फाइनली इट्स हैपनिंग, एंड इट वाज जस्ट लाइक पहली गाड़ी कौन सी ईयर में ली थी?
2009 में पहली गाड़ी मुझे गिफ्ट दी थी बिकॉज आई वन इंडोनेशिया ओपन, तो मुझे आपको होंडा सिटी, सचिन तेंदुलकर ने भी गाड़ी गिफ्ट वो मुझे लंदन ओलंपिक्स के बाद सचिन सर ने गिफ्ट की थी गाड़ी, BMW उन्होंने गिफ्ट करी थी। बट गाड़ी खरीदी भी 2012 में ओलंपिक्स मेडल के बाद भी मैंने BMW एक खरीदी थी। बट उस गिफ्ट के पीछे एनी स्पेसिफिक रीजन? आई फील ही फेल्ट दैट कि हमारे कंट्री में जो स्पोर्ट्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, एंड ही इज़ अ बिग स्पोर्ट्स लवर, सब स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं वो, एंड दैट शोड के ही इज़ वेरी वेरी प्राउड दैट हमारे कंट्री से ओलंपिक में मेडल्स आ रहे हैं अभी। एंड ही केम टू हैदराबाद and he gave the car, he gifted me the car, and he said such positive words about sports, that sports should be a priority, it should it makes you disciplined, it makes you a very definitely a very humble person, क्योंकि आपको लगता है लाइफ में सिर्फ एक चीज़ है, जीतना है, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और हर एक चीज़ में डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है। खाना हो, रोज़ की टाइमिंग्स हो, उठ के आपको 25 किलोमीटर जाना हो, बाय स्कूटर हो, बाय बस हो, या कैसे भी हो, आपको अपनी ट्रेनिंग उस दिन की ख़त्म करनी है। और जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास फिजियो ट्रेनर्स कोई नहीं था, तो रात रात भर बैठ के मेरी मम्मी ने मेरी मसाज करी है, मुझे ऐसा खाना खिलाया है, क्योंकि डाइटिशियन भी नहीं था, तो शी यूज्ड टू थिंक दैट ऐसा खाना खिलाऊं मैं अपनी बेटी को कि इतना स्ट्रांग बनाऊं कि वो हर एक कैटेगरी में जीत जाए। बट ऐसा प्रोफेशनल तरीके से हमने सोचा नहीं था कि स्पोर्ट अब ऐसा बन जाएगा कि सब कुछ एकदम प्रोफेशनली चलेगा। लेकिन वो टाइम पे सब जो भी मेरी मम्मी या मेरे जो कोच हैं वो टाइम के जितना भी थोड़ा बहुत हेल्प किया, उसकी वजह से मैं ओलंपिक मेडल जीत पाई, कुछ सुपर सीरीज जीत पाई, और किसी टॉप प्लेयर्स को हराया, बारी बारी हराया। तो आई थिंक ऑल थैंक्स टू माय मॉम एंड अंडर 10 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आपकी मम्मी ने, आप उसमें हार गए थे शायद, कुछ रह गया था, परफॉर्मेंस सही नहीं थी, तो सबके सामने आपको थप्पड़ मार दिया था। परफॉर्मेंस अच्छी थी, फिर क्या हुआ था? फिर ये था कि जीत सकती थी कि नहीं। परफॉर्मेंस तो अच्छी खेली, मैंने खुद भी अच्छा पर आप खेला। जीते थे या नहीं? मैं जीती थी मैच। फिर थप्पड़ क्यों पड़ा? इसलिए था कि और भी अच्छा खेल सकते थे, यू नो, यू कैन प्ले जीतने इवन के मोर बाद बेटर। भी होता है, यू नो, व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट ओनली, शी डजंट इवन नो, माय मॉम डजंट इवन नो कि कितने बड़े टाइटल्स मैंने जीते होंगे, यू नो, शी जस्ट थिंक्स अबाउट जब व्हेन यू आर एंटरिंग द कोर्ट, प्ले इट प्रॉपर्ली, प्ले योर स्ट्रोक्स प्रॉपर्ली, एंड दैट इज़ व्हेन आई एम हैप्पी। शी इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट विनिंग लूजिंग, शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू प्लेड रियली वेल, जैसे हर एक स्ट्रोक परफेक्ट गिरता है, हर एक मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हेन आई एम हैप्पी, बिकॉज आई एनीवेज ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन रहा हमेशा आपके साथ, मम्मी या पापा? नो, शी एनीवेज न्यू दैट मेरे में कुछ क्वालिटी है कि मैं जीत सकती हूँ। शी वाज द वन हु वाज वेरी स्ट्रिक्ट, और And even शी still? वांटेड, And even still? शी इज स्टिल स्ट्रिक्ट, एंड शी वाज द वन हु एक्चुअली यू नो मेड श्योर के साइना स्पोर्ट्स पर्सन बने, क्योंकि उसको स्पोर्ट्स पसंद है। पापा ऑब्वियसली वाज बिजी इन हिज करियर एज वेल, क्योंकि उनको पूरा घर का ध्यान रखना था, हाउस वाइफ हैं और 2 लड़कियां हैं, तो आई एम श्योर उनको भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई होगी वो पैसे लाने के लिए कि मेरे पास रोज़ एक शटल बैरल रहे, मेरे पास रोज़ एक शर्ट हो खेलने के लिए, आई मीन एक 2-3 शर्ट्स हों और शॉर्ट्स हों, और उसके बाद किट बैग हो, रैकेट्स हों, फिर वो स्लॉट के लिए भी, आई मीन एडमिशन का जो फ़ीस होता है मंथली, फिर स्कूल के लिए, सो आई मीन काफ़ी चीज़ें पापा की भी डिफ़िकल्ट रही होंगी, उनका भी सेक्रीफाइस बहुत रहा होगा कि जब मैं स्टेट लेवल पे अच्छा खेलना शुरू किया तो नेशनल लेवल के लिए ही मेड श्योर के ट्रेन की बजाय फ़्लाइट का ऑप्शंस मैं दे सकता हूँ, ताकि बॉडी थके ना और रिकवरी अच्छे से हो और अच्छे से खेले। तो ये सारे आई थिंक जो सेक्रीफाइसेस पापा के रहे हैं, बट ज़्यादा स्ट्रिक्ट और मेरे पीछे जो लगी रही हैं वो मम्मी हैं। उनका जो एक तरफा मैं बोल सकती हूँ जो फोकस था वो मेरे अंदर भी आ गया। जब भी मैं इतने सारे इवेंट्स खेल रही थी तो वो एवरी मैच के बाद जाके जूस लेके आना, एवरी मैच के बाद जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आना, क्योंकि मैं इतने सारे इवेंट्स खेलती थी तो 9 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक स्टेडियम में बैठी रहती थी। एंड देन शी यूज़ टू मेक श्योर कि टाइम तो मिलेगा नहीं बाहर जाके लंच या डिनर करने का, तो मैं बेटी के लिए इमीडिएटली कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। और अगर अच्छा नहीं खेला तो आई मेक श्योर, आई ट्राई एंड मेक हर अंडरस्टैंड कि क्या और अच्छा खेलना चाहिए, तो उसके लिए इमीडिएटली मुझे ट्रेनिंग भी करवा देती थी। एंड शी टू टेल द कोच ऑल्सो, समटाइम्स डिस्कशन कोच के साथ भी होता है। ऐसा बात नहीं है कि आप अगर
एक वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर बना रहे हैं तो उसके लिए वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर ही होना ज़रूरी है या कोच होना ज़रूरी है। कभी कभी जो इंसान बाहर बैठ के भी देख लेता है ना, कोई भी हो वो, उसकी भी बात सुनना ज़रूरी होती है, क्योंकि उनके पास भी इतना कुछ उनको देखने में मिल जाता है और आइडियाज़ उनके भी इतने अच्छे होते हैं कि वो शायद आपके गेम को हेल्प कर दे। तो आई थिंक माई मॉम वॉज लाइक दैट, शी यूज़ टू प्ले, बट वो ऑब्वियसली वो लेवल पे नहीं खेली हैं, लेकिन उनके जो आइडियाज़ थे और जो मेरी मिस्टेक्स हो रही है और जो अपोनेंट के प्लस पॉइंट है उनको वो सही से पकड़ लेती थी। उसने आपको और हेल्प किया? बहुत हेल्प किया। तो इसलिए मेरी ट्रेनिंग को इमीडिएटली कोच के साथ डिस्कस करना, फिर जो डिफ़िकल्ट लगे भी उस मोमेंट में और पुश करना, क्योंकि मैच में भी काफ़ी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप उस डिफ़िकल्टी को और उसको ऑलरेडी ट्रेनिंग में महसूस कर चुके हैं तो वो मैचेस में आपको कम लगता है। आपको लगता है कि जैसे इस देश में अगर बैडमिंटन का जिक्र होता है तो घर घर में कहा जाता है अपने बच्चों को कि यार बैडमिंटन अगर खेलना है तो फिर साइना नेहवाल जैसा बनना है, जी, टेनिस में जाना है तो सानिया मिर्जा का जिक्र होता है, जेवलिन थ्रो जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे कि भाई भाला फेंकने से भी इतना नाम होता है आ देश सकता में, है, जी, तो फिर नीरज चोपड़ा का नाम लिया जाता है, शूटर के लिए मनु भाकर का नाम लिया जाता है। तो आपको कैसा महसूस होता है, पहला तो ये सवाल, और दूसरा ये कि आपकी सिस्टर भी एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती थी, तो उनको ये आज लगता है गिल्ट फील होता है कि काश उन्होंने भी आपकी तरह मेहनत कर ली होती तो किसी एक स्पोर्ट के साथ उनका भी नाम जुड़ जाता है। तो देखिए हम जैसे आपने बड़े बड़े नाम लिए अभी इन स्पोर्ट्स जी। पर्सन्स के, मुझे लगता है हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि हमारी कंट्री में से इतने सारे प्लेयर्स आ रहे हैं जो ओलंपिक मेडल्स जीत रहे हैं और बारी बारी परफॉर्म कर रहे हैं। बट मुझे लगता है अभी तक जो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो, नहीं जेवलिन थ्रो ठीक है, हाँ। मैं बता 3 जब मेडल्स जीते हैं, जी हाँ। तो वो अब नीरज चोपड़ा के अलावा और भी प्लेयर्स आ जाने चाहिए थे। हाँ, और मनु भाकर के अलावा और भी लड़कियां और भी लड़के आ जाने चाहिए थे, जो अभिनव बिंद्रा के बाद भी और आ जाने चाहिए थे जो मेडल्स लेके आए। साइना के सिंधु के बाद और भी ऐसे बच्चे आ जाने चाहिए थे कि मेडल्स जीत के लेके क्या आए। वजह इसके पीछे ना आने की? बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट मैं रेज बोल रही किया हूँ, है। हम कितने साल एक ही प्लेयर को सेलिब्रेट करेंगे, हाँ, यू नो, कर ही जा रहे हैं। हम करेंगे, इट्स अ वेरी गुड थिंग, हमें सेलिब्रेट करना भी चाहिए, लेकिन नए knowledge भी- faces आने चाहिए। नए फेसेस भी आने चाहिए नए ताकि नाम गेम और बढ़े और उसके बारे में नॉलेज हो। और ऐसे ही चाइना इन सब कंट्रीज़ के साथ होता है कि दे ऑलरेडी हैव सो मेनी चैम्पियंस, तो उनको चैम्पियंस प्रोड्यूस करना है, पता है उनको, सिस्टम है एक उनके पास। तो हमारे पास, हम इनको सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने आप को भी सेलिब्रेट करते हैं और वो इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन हमारे पास अभी ऑलरेडी फिर से नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स हो जाने चाहिए थे कि हम रेडी हैं नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए, कि हमारे पास प्लेयर्स हैं जो मेडल्स लेके आएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर समवेयर हमें थोड़ा सा मिस आउट कर रहे लेकिन हैं। ऐसा लगता है कि क्रिकेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कपिल देव के बाद और खिलाड़ियों को देखा जिनको वो perform सेलिब्रेट कर किया, रहे हैं ना, they are धोनी performing है, विराट continuously, कोहली है, yes, फिर yes. रोहित शर्मा है, लेकिन आपने जिन स्पोर्ट्स का नाम लिया उनमें एक ही नाम, एक या दो नाम ही रह गए। रहते हैं, यस। और लेकिन क्रिकेट में वो सिस्टम है, इट्स बिकम सो प्रोफेशनल कि आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं उस स्पोर्ट में। अगर आप लगता है टीम में आ गए, अगर आप आईपीएल में आ गए हैं, आईपीएल में भी काफ़ी प्लेयर्स को एंट्री मिलती है। आईपीएल जैसी लीग बाकी और स्पोर्ट्स में भी होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट प्लेयर को लगे कि कुछ मेरा फ्यूचर सेट है इसे खेलने के लिए। अगर मैं इसमें आऊँ तो मैं क्या अपने स्टडीज़ को छोड़ सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ, वो एक क्वेश्चन मार्क ना रहे किसी भी स्पोर्ट में आने के लिए। तो जो सिस्टम आई थिंक क्रिकेट ने फॉलो किया है, हैट्स ऑफ टू देम, कि उन्होंने ऐसे लेवल पे लेके आ गए हैं उसको कि वो अपने आप में एक जॉब जैसा हो गया है, अपने आप में ऐसा एक फील्ड बना लिया उन्होंने कि मैं इसमें एंटर हो जाऊं तो मैं बेस्ट रहूँगा, मैं सिर्फ इस पे फोकस कर सकता हूँ। दूसरे स्पोर्ट्स में अभी तक ये प्रिविलेज है नहीं, तो यू विल हैव टू बी लगता है आने वाले समय में कुछ बदलाव होना होगा? चाहिए। बदलाव जब भी कुछ होगा उम्मीद जब दिख रही है? अभी तो उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक भी मैं प्लेयर्स को सुन रही हूँ ये बोलते हुए कि स्पॉन्सरशिप्स कहाँ से लेके आए, अब तो और भी एक्सपेंसिव हो गया है मंथली ट्रेनिंग के लिए। बैडमिंटन खेलना, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, फिर अपना किट बैग खरीदना, अपने शटल्स खरीदना, फिर अपने लिए एक अगर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए तो एक्स्ट्रा कोच की एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना है। तो अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनते हो तो आप इन सब चीज़ों में बदलाव लाओगे? बिल्कुल, मैं तो ये पॉइंट रखूंगी ज़रूर। बदलाव कैसे लेके आने चाहिए, काफ़ी लोगों से पूछूंगी भी ज़रूर, क्योंकि जो कोचेस हैं उनको ज़्यादा पता है, उनको आइडिया है कैसे करना चाहिए, और वो पूरे दुनिया जाते हैं और देखते हैं दूसरे प्लेयर्स कैसे करते हैं, तो हमें भी वो अपने क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने के बाद भी वो मैसिव चेंज नहीं आ पाया। जी,
अनफॉर्चुनेटली जो लोगों को उम्मीद थी। लेकिन हम ये माने कि साइना नेहवाल अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनती है तो ये तो एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट हर एक स्पोर्ट को कैटेगराइज किया जाएगा और इक्वली वैल्यू दी जाएगी। बट राज्यवर्धन सर ने भी बहुत ट्राई किया था, बहुत उन्होंने जो गेम के लिए बहुत कुछ किया और इम्प्रूवमेंट आया भी। लेकिन आई थिंक और भी अगर वो समय के लिए रहते तो और भी चेंजेस आते, मे बी आ सकते थे। और भी जो वो हर एक प्लेयर के इश्यूज तो सुन ही रहे थे, बाकी काम भी कर रहे थे उस पर। तो वैसे ही मैं भी अगर आऊँ या फ्यूचर में मैं देखूँ अपने आप को उस लेवल पे अगर सोचूं कि मैं हूँ तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैं वो बोल नहीं रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं उस पोजीशन पे जाती हूँ तो मैं चाहूँगी कि हर एक स्पोर्ट्स में जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं देखती आई हूँ दूसरे कंट्री में कैसा चल रहा है। और फिर से मैं ये बोलूँगी कि पैसे की बात तो सेकंड होती है, पहले ये चीज़ होती है कि हम हर एक स्कूल में जाके वो अवेयरनेस स्प्रेड करें, अपकमिंग टैलेंट्स को ढूंढें और फिर एकेडमीज़ में उन बच्चों को डालें जहाँ पे वो बड़े बड़े कोचेज़ हैं और उनको और निखार के वो जो स्टेट लेवल नेशनल लेवल प्लेयर बनाएं। एंड एकेडमी शुड बी इन एवरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 2-3 बड़े सिटीज़ में है, हर एक जगह पे होने चाहिए जहाँ पे बच्चे को एक्सेस हो खेलने का, ताकि ऐसा तो लगे कि हमारे कंट्री में इतने सारे कोर्ट्स हैं, इतने सारे कोचेज़ हैं, इतने सारे ट्रेनर्स हैं कि हम स्पोर्ट्स पर्सन बना सकें। तो कहीं ना कहीं वो भी लैकिंग है, एकेडमीज़ भी बहुत कम है। और कितने सारे बच्चे एक एकेडमी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो देयर मस्ट बी सो मेनी जिनको खेलने की इच्छा हो, बट सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। और बचपन में 7-8 साल में जब वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पे पीटी का जो पीरियड होता है वो 30 मिनट भी बहुत कम लगता है मुझे। नहीं, उसमें सिर्फ नॉर्मल चीज़ें ही सिखाते हैं कि कैसे पीटी करनी है। नहीं, 10-15 मिनट तो आपको ग्राउंड में जाने के लिए भी लग जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत गप्पे मारने के लिए टाइम चले जाता है। तो जब आप स्टार्ट करोगे तो फिर इतने तो ख़त्म भी हो जाता है। तो आई फील अगर एक प्रॉपर स्पोर्ट्स को भी मुझे लगता है सबको देखना चाहिए एज ए जॉब। तो इंस्टेड ऑफ 30 मिनट्स मे बी पीरियड कैन बी फॉर एन आवर और समथिंग, और वहाँ पे हर एक स्पोर्ट के लिए एक कोच को रख ले अगर स्कूल में, तो मे बी बच्चे को पसंद आ जाए कि हाँ मुझे ये स्पोर्ट भी पसंद है पढ़ाई के साथ साथ। तो वो एवरीडे खेलता रहेगा और बेटर होते रहेगा। तो उसको शायद मे बी जो कोचेज़ होते हैं जो प्रोफेशनल लेवल के, वो स्कूल में जाएं और देखें कि कौन सा बच्चा कौन से स्पोर्ट में अच्छा कर रहा है, क्या वो उस लेवल के लायक है, तो फिर वो एकेडमीज़ में आ सके। आपकी पढ़ाई सेक्रीफाइस हुई खेल के चक्कर में? पढ़ाई सेक्रीफाइस हुई है, बट दुख नहीं है क्योंकि मैंने इतना कुछ इसमें अचीव किया है और मुझे इससे इतना कुछ मिला है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन लिव माई लाइफ, अगर मैं अपने टर्म्स में जी सकती हूँ अपनी लाइफ। जी साइना जी, आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं। आपकी इस अचीवमेंट के बाद कि आप 2015 में वर्ल्ड चैम्पियन बन जाती हैं, तो क्या आज की डेट में हरियाणा का वो एक माइंडसेट चेंज हुआ है कि हमारी छोरी भी क्या छोरों से कम है? हरियाणा से तो काफ़ी प्लेयर्स आ ही रहे हैं। हाँ, आ ही रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, छोरियाँ ही ज़्यादा मेडल्स लेके आ रही हैं छोरों से। एग्जैक्टली। लेकिन अब लगता है कि चीज़ें हरियाणा में बदल गई हैं, लोगों का वो माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब ऐसी बात नहीं होती, लड़कियों को तवज्जो दी जाती है। अगर घर में एक के बाद दूसरी लड़की हो रही है तो उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। जी, जहाँ तक मैं सुनने में आता था मुझे पहले, तो मुझे भी बिलीव नहीं होता था कि ऐसे शायद लड़कियों को थोड़ा बढ़ावा नहीं दिया जाता था पहले। और क्योंकि आपके खुद के घर में आपकी दादी शायद जी ऐसे पापा ने बताया मुझे कि नाराज़ हुई थी कि लड़की हुई है और मुझे लेके। लेकिन आई थिंक अब हरियाणा में सब प्राउड फील करते हैं कि लड़कियां हैं और लड़कियां अच्छा कर रही हैं। और मम्मी पापा भी यूपी से हैं, हरियाणा में फिर उनकी पोस्टिंग हुई, फिर उनकी हैदराबाद में पोस्टिंग हुई। तो जो मुझे सुनने में आता था, तो मुझे लगता था कि शायद, और ऑब्वियसली अब हम देखते भी हैं उस चीज़ के बारे में कि पहले लड़कियों को शायद थोड़ा कम समझते थे कि हम उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं या हम उतना अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कर्नम मलेश्वरी जी ने फर्स्ट जो मेडल जीता, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में किया, फिर उसके बाद मैंने किया, मैरी कॉम ने किया, फिर विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, सब जो हैं लड़कियां, उन्होंने बहुत अच्छा करा। साक्षी मलिक ने बहुत अच्छा किया।
एंड विजेंद्र सिंह ने किया, और सभी हरियाणा सब से। हरियाणा से। आई मीन इट शोज दैट हरियाणा के ब्लड में ही है क्या ये? फाइटिंग करना ब्लड में है, मतलब जीतना, अच्छा जीतना करना, है, फाइटर बनना है। फाइटर बनना है। एंड देन जब इतना पॉजिटिव लड़कियां ला सकती हैं तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट नहीं होना चाहिए और किसी को कम नहीं समझना चाहिए। और आज तो मुझे लगता है हरियाणा इतना सपोर्ट भी कर रहा है हर एक स्पोर्ट्स को, एंड हैट्स ऑफ के जो उनके जो विनर्स का, जो ओलंपिक विनर्स का जो रिवॉर्ड्स भी हैं वो देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको इतना कुछ मिल रहा है और फ्यूचर में एक सेफ्टी भी है कि वो उनको जॉब मिल जाती है। और उस चीज़ का उनको डर नहीं है कि फ्यूचर में वो, मैं ओलंपिक मेडल की बात कर रही हूँ फिर, जी, जी। अगर आपको ओलंपिक्स में मेडल मिलेगा। लेकिन अगर समझिए कि हर एक स्पोर्ट में लीग स्टार्ट हो जाए तो कितना अच्छा रहे IPL की तरह। आईपीएल की तरह कितना अच्छा रहे कि जिसको अगर ओलंपिक्स में चांस भी ना मिले तो उसको उस लेवल पे भी कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए अपने फ्यूचर के लिए, ताकि वो ऐसे ऐसे ना सोचे कि इस स्पोर्ट से मुझे फ्यूचर में कुछ मिले ही ना। तो ऐसे लीग्स होने चाहिए, ऐसे और कंपटीशन होने चाहिए कि जो बच्चे हैं वो आके देखें और समझे कि ये स्पोर्ट क्या है। टीवी पे देखना अलग होता है, रियल में प्रैक्टिकली करना अलग देखने होता में है। अलग होता है। तो मुझे लगता है हरियाणा में ये चीज़ें हैं कि आपको वहाँ पे दंगल भी होते रहते हैं शायद ना, वहाँ पे जी, मैचेस जी, दिखाते, तो इसलिए वहाँ पे रेसलिंग बहुत पॉपुलर तो है ही, बॉक्सिंग भी बहुत अच्छा कर रहा जी। है, और अब बैडमिंटन को भी मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा कर रहा है। आई थिंक वहाँ पे धीरे धीरे हर एक स्पोर्ट अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए तो वहाँ पे एक एटीट्यूड भी है कि हमें अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्मेंस लानी है, Competition ज़बरदस्त है। कंपटीशन ज़बरदस्त है। और एंड सेम गोज़ विद आई थिंक पंजाब, यूपी, असम, मतलब स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तगड़े लोग हैं, टैलेंट बहुत है, बट यही है जस्ट उनकी इच्छा होनी चाहिए कि हम स्पोर्ट्स में आए और अच्छा करें। एंड एकेडमीज़ अब ऑब्वियसली 15-20 साल से हम कंपेयर करें तो अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। सोशल मीडिया में इतनी चीज़ें आ गई हैं, आपको हर एक चीज़ का पता है कि कैसे बेस्ट प्लेयर बनना है। आपके आजू बाजू में आप ओलंपिक मेडलिस्ट ट्रेन करते हैं तो उनसे सीखने को बहुत लेकिन स्टिल मिलता मेडल्स है। के मामले में फिर भी इंडिया बहुत पीछे है। हम बाकी medals कंट्रीज को के देखें तो जी। गोल्ड मेडल्स की एकदम झड़ी सी लग जाती है, इतना सारा गोल्ड मेडल। लेकिन यहाँ पर एक गोल्ड मेडल के लिए भी आंखें तरस जाती हैं। टेलीविजन स्टूडियो में भी, न्यूज़ स्टूडियो में हम वेट कर रहे होते हैं कि बस अब उस पर खबर करें, फिर उस एक गोल्ड मेडल पर महीनों तक चर्चा होती है। मतलब ऐसा क्यों, मेडल्स के लिए क्यों भारत देश तरस जाता है गोल्ड मेडल के लिए? तो मुझे लगता है कि जैसे आप लोग ही हैं मीडिया वाले, तो ऐसा कीजिए, थोड़ा बहुत जो मैचेस होते हैं पुराने, जी, जहाँ जी। पे प्लेयर हाईएस्ट लेवल पे खेले हों और जो बड़े बड़े टाइटल्स जीते हों, जी। चाहे बैडमिंटन में हो या क्रिकेट में हो या रेसलिंग में हो, बॉक्सिंग में हो, स्विमिंग में हो, आप उन सब के बारे में आधा आधा एक घंटा दिखाइए एवरीडे, ताकि जो यूथ है वो देख सके कि हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जैसे पीटी उषा जी हो गई हैं या मिल्खा सिंह जी हो गए हैं, या हमारे जो कपिल देव जी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, या प्रकाश पड़कोने सर, गोपी सर, मैंने, कर्णम मल्लेश्वरी ने, कैसे वो मेडल्स जीते हैं, उनके कोई ऐसे डिफ़िकल्ट बाउट्स हों जो जी। लोग देखना चाहें फिर से। तो अगर ऐसे बारी बारी दिखाते जाए तभी समझ में आता है कि वो स्पोर्ट कैसा है, कितनी डिफ़िकल्टी से मेडल आया होगा वो हमें, और हमारे पहले जो हॉकी में भी चैम्पियंस हैं वो कैसे गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो अगर इस चीज़ के बारे में बारी बारी सिखाया जाए तभी नॉलेज आती है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक क्रिकेट डज रियली वेल, टेनिस ऑल्सो डज इट एक्सट्रीमली वेल, कि उनके फॉर्मर प्लेयर्स के बारे में वो बारी बारी दिखाते रहते हैं, और उससे बच्चा जो आने वाली जो जनरेशन है काफ़ी कुछ सीखती है उनके मैचेस देख के, जी। एंड दे ऑल्सो फील लाइक प्लेइंग कि मुझे भी खेलना है और अच्छा करना है। और इसलिए मैंने बताया था कि स्कूल में जो पीटी पीरियड हो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा और होना वहाँ पे भी जो कोचेज़ हों वो सब हर एक प्लेयर का जो अच्छा खेल रहा है वो अभी, जैसे लक्ष्य सेन अच्छा खेल रहा है या सिंधु अच्छा खेल रही है, उनके बारे में सिखाए कि कैसे वो अच्छा खेलते हैं, उनके मैचेस दिखाए जाए या फॉर्मर प्लेयर्स के मैचेस दिखाए जाए। तो बच्चे को अगर एवरीडे आप वो दिखाएंगे, सिखाएंगे, तो वो ज़रूर सीखेगा, वो दिमाग में आ जाएगी वो बात। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन I think आपको वो लगता है कि दिखानी क्रिकेट में जैसे हमने मैच फिक्सिंग के बारे में सुना, ऐसा बैडमिंटन में भी कभी हुआ है क्या, या होता है क्या, या आपको कभी किसी ने ऐसे अप्रोच किया हो? नहीं, Never? मैंने कभी बैडमिंटन में नहीं सुना है। ठीक है। आपने सिर्फ बैडमिंटन को ही क्यों चुना? क्योंकि आपकी फैमिली में आपने वो देखा माता पिता को खेलते हुए, क्योंकि बैडमिंटन में हमने देखा है कि प्रकाश पादुकोण का सिक्का चलता था, एंड आप कराटे की भी एक अच्छी मास्टर रही हैं, तो वाई ओनली बैडमिंटन, जबकि उसमें इतनी सुविधाएं भी नहीं थी कि कोई सपोर्ट मिल रहा हो सरकार या एसोसिएशन की तरफ से? ये मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ में होना था शायद। जी।
हरियाणा में थे हम लोग, हिसार में। वहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को खेलते हुए देखती थी, बट मुझे खेलने की इच्छा नहीं थी क्योंकि वो खेलते थे। फिर हम हैदराबाद शिफ्ट हुए, पापा का प्रमोशन हुआ। यहाँ पे आने के बाद मैंने 1 साल कराटे किया क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। और कराटे करने के बाद मुझे लगा कि ये गेम बहुत डिफ़िकल्ट है एज एन 8 ईयर ओल्ड, क्योंकि आपको बहुत मार खाने को उसमें मार खाने को होता है, और उसके बाद काफ़ी ऐसे स्टंट्स करने होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं लेकिन सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी ठीक रहता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। फॉर गर्ल्स। दैट्स वाई आई थिंक इट रियली हेल्प मी टू, मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग किया कराटे ने। क्योंकि कराटे में ब्लैक बेल्ट मिली आपको? ब्राउन बेल्ट में एक बेल्ट रह गई थी, तो वो कोचेस भी आके बोल रहे थे कि एक ही बेल्ट रह गई है, कंटिन्यू कर ले, उसके बाद छोड़ देना। लेकिन मुझसे हुआ नहीं, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा वो। मेरे पेट में दर्द होता था क्योंकि आपके पेट पे भी जंप करके देखते हैं कितना स्ट्रांग आपका तो टाइली स्टमक थोड़ी होगा। आपने ब्रेक की? वो सब करा था हमने, वो सब हो गया था। वो एक टेक्निक होती है, वो आप सीख लेते हैं, वो 1 ईयर में आ जाता है आपको। बट मुझे लगा कि अब ना ऐसा स्पोर्ट खेलना है जो थोड़ा सा मतलब इन ए वे और थोड़ा मतलब ऐसा हो जिसमें और मज़ा आए। तो मैंने आई रिक्वेस्टेड माई पेरेंट्स, एंड देन किसी ने बताया कि बैडमिंटन बहुत पॉपुलर है हैदराबाद में। गोपी सर उस टाइम पे नेशनल चैम्पियन थे, तो एंड दे वर कपल ऑफ अदर प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे थे, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू बैडमिंटन। एंड वहाँ पे एक्चुअली मैं समर कैंप के लिए लेट हो गई थी, और कोच ने, मेरे पापा ने रिक्वेस्ट किया, आप एक बार साइना को देख लो खेलते हुए, क्या पता आपको अच्छा लगे एंड शी कैन कम इन दिस समर कैंप। तो जो फर्स्ट शॉट भी मैंने मारा, इट वाज अ स्मैश जी। एंड दैट वाज रियल सरप्राइज टू मी एज वेल एंड माय पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगा कि देखने से बच्चे इतना कुछ सीख सकते हैं, देन इमेजिन खेलने से कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है। आई जस्ट सॉ देम प्लेइंग और मैंने स्मैश मार दिया, एंड द कोच वाज सो इम्प्रेस्ड एंड ही वाज लाइक, साइना को लेके आइए समर कैंप में, एंड विल बी मोर देन हैप्पी अगर वो आएगी तो। शी लुक्स लेकिन लाइक पहला इंप्रेशन आपके कोच गोपीचंद के साथ कैसा था? उनके साथ 2003 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पहला इंप्रेशन 99 में मेरे साथ नानी प्रसाद सर और गोवर्धन रेड्डी सर थे जिन्होंने पहले मुझे ट्रेनिंग देना शुरू किया था। लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में किस कोच का रहा, गोपीचंद का या पहले वाले ट्रेनर का? सबका रहता है। देखिए, एक लेवल पे जो उन्होंने मुझे नेशनल लेवल पे लेके आए, जो मेरे पहले के 2 कोच थे और मम्मी हैं, उन्होंने मुझे नेशनल चैम्पियन बनाया है। तो उन्होंने मुझे इस लेवल पे ला के खड़ा किया है कि मैं इतने लंबे रैलीज कर सकूं। मेरी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग कर दी थी कि मेरे लेग्स हैवी ट्रेनिंग ले सकते थे। मैं उतने लेवल पे पुश कर सकती थी कि मैं इंटरनेशनल लेवल प्लेयर बन सकती थी। तो मुझे लगता है जो पहले के 3 जो लोग रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हमेशा से, क्योंकि आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है। जब अब गोपी सर आए तो उन्होंने मुझे इंटरनेशनल लेवल के लिए क्या खाना है, क्या मुझे उसके लिए ट्रेनिंग करनी है, ज़्यादा अपना आपको किल नहीं करना है, ज़्यादा क्वालिटी ट्रेनिंग करनी है, ये सब समझाया है। आपकी फैमिली ने और आपने गोपीचंद में ऐसा क्या देखा कि उनको लगा कि ये हमारी बेटी को, या आपको लगा कि आपको वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं? बट वो कोई इंडिविजुअल ट्रेनिंग नहीं थी, वो सबके लिए आ गए थे। वो सडनली कोच बन गए एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग 30-40 प्लेयर्स, तो मैं भी उनमें से एक थी। तो उसमें से मैं एक थी, और जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, उन्होंने मुझे समझाया कि अब इंटरनेशनल लेवल पे जीतना है तो ऐसा खाना खाना पड़ेगा, ऐसे ट्रेनिंग में शिफ्ट लेके आने पड़ेंगे, और थोड़ा सा बॉडी जो फैट परसेंटेज है कम करना पड़ेगा, और वेट ट्रेनिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, और स्पीड इंड्योरेंस बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एजिलिटी फास्ट करनी पड़ेगी, और स्मैशेस के साथ साथ अलग अलग स्ट्रोक्स लेके आने पड़ेंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच ही इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ही इज़ प्लेड एट दैट लेवल। तो उन्होंने वो सब में, हम सब में वो चेंज लेके आने के लिए पूरा ट्राई किया, और जो भी उनका पहला बैच था, आई थिंक 2003 वाला बैच था, वो सब परफॉर्मेंस अच्छे लेके आए। व्हाट हैपेंड बिटवीन यू एंड योर कोच गोपीचंद इन 2011? 2011 योर रिलेशंस लाइक बिकम वेरी, बहुत खराब से होने लगे थे। व्हाट हैपेंड? तो आई थिंक ये हुआ कि मुझे लगने लगा कि जैसे कि एक टाइम पे वर्ल्ड जैसे ओलंपिक मेडल तो मुझे आ गया। एक्चुअली 2014 में ऐसा हुआ था, मैं आई मूव टू बैंगलोर फ्रॉम हैदराबाद। या व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? तो उस टाइम पे क्या होता है ना, आपने ऑलरेडी यू हैव अचीव्ड सो मच, यू हैव अचीव्ड वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग, यू वर विनिंग बैक टू बैक, एंड नाउ यू आर ओनली वन फ्रॉम इंडिया हु इज़ गिविंग टफ कॉम्पिटिशन टू दीज चाइनीज़ प्लेयर्स। और टॉप 10 में अगर 8 चाइनीज़ हैं और आप एक हैं और एक डेनमार्क की लड़की है, तो वो 8 लोग आपको रीड कर रहे हैं और आप एक हैं जो उन सबको रीड करेंगे। तो ऑब्वियसली गोपी सर के पास इतना टाइम होता नहीं था कि वो हर एक टूर्नामेंट में आए, क्योंकि उनके पास इतने सारे प्लेयर्स थे। वो टाइम पे गेम पॉपुलर हो रहा था, तो एक कोच हम बाहर से लेके आए सो दैट वी गेट नॉलेज के बाहर कैसी ट्रेनिंग होती है। तो एक ही फिजियो भी था वो टाइम पे, एंड
मुझे क्या था, अब जब मैंने इतना हाई लेवल पे वर्ल्ड नंबर 2 पे पहुंच गई हूँ मैं, और ओलंपिक मेडल भी जीत लिया, एंड आई वाज लाइक मेरे पास एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल नहीं है, एंड वी आर डिस्कसिंग मे बी जो ट्रेनिंग है वो मुझ पे वर्क नहीं हो रही है, या जो ट्रेनिंग और मुझे करनी चाहिए हमें उसका आइडिया नहीं आ रहा है। मैंने डिस्कस किया गोपी सर से, एंड ही वाज लाइक कि मे बी पेशेंस रखो, नेक्स्ट ईयर इट माइट यू नो चेंज एंड यू विल विन इट ऑफ। बट मुझे ना एज ए प्लेयर आई फील के यू अंडरस्टैंड बाई देन 23-24 में कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का करियर बहुत छोटा होता है, एंड आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, नहीं तो मुझे ऐसा फील ना हो करियर के एंड में, रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ ट्राई नहीं कितना किया। स्पैन पीरियड होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का career का? 28-29 तक यू कैन प्ले रियली वेल, उसके बाद ऑब्वियसली इफ यू आपकी बॉडी जवाब देने लगती है, मतलब यू गेट टायर्ड, यू विल फील हैवीनेस, Fatigue and all. फटीग रहता है, देन यू विल नीड टू हैव अ प्रॉपर फिजियो ट्रेनर जो आपको एवरीडे रिकवर करके वो लेवल की ट्रेनिंग को एवरीडे पुश करवा सके। ऐसे होते भी हैं, ऐसे हो भी सकता है, आप 36-37 तक अच्छा पुश कर सकते हैं अगर आपका बॉडी परफेक्ट है तो। लेकिन मुझे वो टाइम पे लगने लगा कि आई एम रैंकिंग में भी नीचे जा रही हूँ मैं, तो हमें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। जैसे टेनिस में होता है ना, एवरी 2-3 मंथ्स में दे कीप चेंजिंग कोच, तो बाहर तो इतना बड़ा सीन बनाया नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो एवरी 3rd-4th मंथ में चेंज कर लेते हैं, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट कैसे मुझे अब ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतना है, कैसे अभी फ्रेंच ओपन जीतना है, कैसे विंबलडन जीतना है। लेकिन इंडिया में आई डोंट नो व्हाई वी मेक इट अ बिग सीन के इतने साल के बाद हम चेंज कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी विल वांट टू चेंज, क्योंकि क्या पता नए एटमॉस्फेयर में जाके कुछ ऐसा चेंज आ जाए कि गेम अलग हो जाए, गेम और यू नो क्या पता स्ट्रांग हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो इट्स माई मिस्टेक, माई फॉल्ट, आई विल टेक इट ऑन मी कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, बट आई वांट टू ट्राई इट। तो मैं वहाँ पे गई, एंड बैंगलोर में गई, एंड प्रकाश सर और विमल सर के साथ ट्रेनिंग करी, एंड द वन थिंग विच रियली हेल्प मी वाज द स्पीड। मेरी स्पीड इतनी इम्प्रूव हो गई कि आई सडनली वेंट ऑन विनिंग कपल ऑफ सुपर सीरीज, इंडिया ओपन, फिर ऑल इंग्लैंड का फाइनल्स खेला मैंने मुझे वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग मिला, उसके बाद फिर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मुझे मेडल मिला आफ्टर 6 क्वार्टर फाइनल्स अटेम्प्ट, द 7th टाइम आई गॉट इट, एंड I was crying, you know, when Wang Yihan came and hugged me from China, because उनके साथ head to head भी 10-2 था मेरा, you know, it's rivalry भी नहीं बोल सकते ना, she used to thrash me every time when I used to play her। उनका गेम इतना complete था कि it was never like मैं उसको कभी हरा पाऊँगी या नहीं। तो जब I moved to Bangalore, I defeated her 5 times after that। तो मतलब इतना गेम में चेंज आया मेरे आप 2014 में बैंगलोर चले गए Yes. थे, हैदराबाद से बैंगलोर, और उस वक्त आपकी कोच से भी कुछ आपकी नाराजगी थी, तो क्या कुछ खबरें नाराजगी की बात नहीं होती, आई वांट टू इम्प्रूव माय यू गेम, जस्ट वांट टू इम्प्रूव, या लेकिन जो आपका एक टसल हुआ था उसके पीछे खबरें थी कि पीवी सिंधु एक रीज़न थी क्या? उसका वो अपना करियर देख रही थी, मैं कोई अपना ऐसा करियर नहीं, कोई ऐसा ऐसा- कुछ नहीं। मुझे लगता है हमें सेलिब्रेट भी करने चाहिए कि हमारे पास और प्लेयर्स आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं हमारे आपके और country के पीवी लिए। सिंधु के कैसे टर्म्स रहे? हम हमेशा बात करते हैं, इतने सारे टूर्नामेंट्स में साथ जाते हैं, और हमेशा आपने हम उनको हराया भी, उन्होंने भी हराया, लेकिन टर्म्स हमेशा एक कॉम्पिटिटर की तरह रहे या एक फ्रेंडली अप्रोच भी रही? फ्रेंडली अप्रोच रही है। वी ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले इंडिविजुअल स्पोर्ट, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स ऑन द सर्किट। आप ऐसे फ्रेंड्स नहीं बना लेते हो जो आपके साथ रूम में रहेगा, आप टाइम पास करेंगे, उतना टाइम होता नहीं है आपके पास। बट यू विल डेफिनेटली सी द मैचेस, वो कैसे खेल रही है, आपको लगेगा वो भी अच्छा कर रही है, आप भी अच्छा कर रहे हैं, देन डेफिनेटली द अदर पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ वे कि आप अपने आप को और पुश करें। तो वो तो रहता ही है कि आप जब अपने सामने वाले प्लेयर को देख रहे हैं कि वो भी अच्छा ट्रेन कर रही है और इम्प्रूवमेंट कर रही है, मुझे भी अपने गेम में और इम्प्रूव करना है, मुझे भी और बेटर करना है, तो वो वैसा पॉजिटिव फीलिंग तो ज़रूर आती है। सबसे ज़्यादा आपने अपने किस कॉम्पिटिटर से बहुत कुछ लाइफ में सीखा? लाइक कोई ऐसा चाइनीज़ प्लेयर या इंडिया के ही, या अपने कोच से जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया आपके गेम के लिए और लाइफ को लेकर भी? जब स्टार्ट किया था कोई रोल मॉडल नहीं था, ना मैं किसी की तरह बनना चाह रही क्योंकि थी, वो तो आपने अपने घर से किया, अपने पेरेंट्स को रोल तो मेरी मम्मी से बड़ा कोई नहीं था जो मुझे इंस्पिरेशनल सोर्स। यस, शी वॉज द वन, शी मेड मी बिलीव कि ये पॉसिबल है, शी मेड मी बिलीव कि हम चाइना को हरा सकते हैं, जो वो टाइम पे पावर हाउस था, कोई सोच भी नहीं सकता था उनको हराने के लिए। और आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेयर्स प्रोड्यूस करने के लिए, एंड देयर सो मेनी प्लेयर्स हु आर डिफीटिंग देम, बट शी वॉज द ओनली वन हु मेड मी बिलीव कि वो रोबोट्स नहीं है, वो भी इंसान है, एंड ऑल थैंक्स टू। बट इतनी एनर्जी कैसे आती है चाइनीज़ प्लेयर में? मतलब ये लगने लगता है सबको कि यार ये तो एकदम रोबोटिक स्टाइल में खेल रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जी ड्रेन ही नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है, वो डाइट है या कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस है, या थोड़ा अर्ली एज में आप मैदान में आ जाते हो तो वो उनको थोड़ा सा हेल्प करता है?
आई थिंक बॉडी भी मैटर करता है, करती उनका बॉडी नेचुरली वैसा बिल्ड भी रहता है, थोड़े स्ट्रांग रहते हैं वो, तो उनका जो बॉडी है वो बैडमिंटन के लिए बहुत परफेक्ट है। तो अगर आप उधर नॉर्मल लोगों को भी देखेंगे तो उनका भी काफ मसल्स, थाई मसल्स थोड़े से रहते ही हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा बहुत और टोन अप कर देंगे तो सिर्फ बैडमिंटन के लिए परफेक्ट है वो बॉडी? जी काफ़ी, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है, वो ये स्पोर्ट कोई भी स्पोर्ट अच्छा खेल सकते हैं क्योंकि उनका बॉडी ऐसा ही है कि स्पोर्ट्स का बॉडी है। तो और सिस्टम इतना अच्छा बन गया है आफ्टर 1980 या 70 जब उन्होंने अच्छा करना शुरू कर दिया कि उनके जो हर एक कैटेगरी में गोल्ड 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 आने लग गए। तो अब जब उनके पास कोचेस ही गोल्ड लेवल है पूरे, ओलंपिक गोल्ड, वर्ल्ड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड या किसी भी बड़े टूर्नामेंट में गोल्ड, तो फिर आपको वो पता चल जाता है कि कैसे चैम्पियन बनाना है। एंड वो इतने सालों से आप करते आ रहे हो तो एक सिस्टम भी बन जाता है। अभी मैंने मेंशन किया कि हर एक विलेज में एक एकेडमी है, हर एक विलेज में इतने सारे ऑप्शंस हैं उनके पास प्लेयर्स के कि वो हर एक स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, हर एक स्पोर्ट में बेस्ट करना चाहते हैं। एंड वो अभी इंडिया में आ रहा है, लास्ट 10-15 ईयर्स से वो डिफरेंस आ रहा है। वी आर गेटिंग द कोचेस, वी आर गेटिंग चैम्पियंस, वी आर ऑल्सो गेटिंग वर्ल्ड नंबर वंस। इट इज़ जस्ट दैट आई थिंक वो कंसिस्टेंसी और आ जाएगी तो आई थिंक वी विल मेक डू लॉट ऑफ वंडर्स। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को हमें घर में यही नहीं सिखाना कि सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो जाओ या इंजीनियर डॉक्टर बनो, उनकी रुचि को पहचाने और फिर उसके बाद हमारे देश में भी वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस रहे। आपको लगता है कि गेम्स को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर देश में पॉलिटिक्स होती है? आप अगर बेस्ट है ना, कोई पॉलिटिक्स प्ले कर नहीं सकता है आपके साथ, तो बी द बेस्ट। एंड मेहनत काम आती है या लक फैक्टर भी काम करता है? बोथ, बट मेहनत की वजह से लक आती है। आपको क्योंकि लक कई कैसे लोग थोड़ा मेहनत मिल करते हैं जाएगी? और वो परेशान हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। नहीं, लक कैसे मिलेगी आपको? आपको थोड़ा ना बैठ के ऐसे लगेगा कि ठीक है लक आ जाए तो चलेगा। मेहनत करोगे तो लक, किस्मत जो भी है सब साथ देगा फिर आपका। यू नो, मेहनत से ही सब कुछ आता है, बट उसको ट्राई तो करोगे आप। स्लेजिंग आपको लगता है गेम का हिस्सा होती है और उस स्लेज की वजह से इंसान के ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है या हार या जीत का कारण बनता है? स्लेजिंग आई थिंक बॉयज़ में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, बट लड़कियों में इतना मैंने देखा नहीं है। बट हम थोड़ा सा इस रूप में दिखाते हैं कि रैली जीत जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा चिल्लाना, यू नो, अपोनेंट को थोड़ा सा डराना, वो उस वे में मेरे में वो भी आदत कम ही थी, लेकिन धीरे धीरे आने लगा मुझ में कि पॉइंट्स के बाद थोड़ा सा चिल्लाओ और यू नो जो अपोनेंट ऐसा करता है उसके साथ तो और ज़्यादा करो। तो कैरोलिना मारिन एक प्लेयर थी जो बहुत चिल्लाती थी कोर्ट पे, तो उसके साथ हम और भी करते थे एंड विश टू मेक श्योर कि वो भी थोड़ा डरे हमसे। आपने किया ऐसा? काफ़ी बार उसके साथ किया है, अदरवाइज दूसरे प्लेयर्स तो कभी कभी मालूम पड़ जाता है कि डर गए हैं या गिव अप कर रहे हैं। क्या वर्ड्स यूज करते हैं? वर्ड्स नहीं, ज़्यादातर चिल्लाना ही होता था। ओके, आफ्टर द पॉइंट्स जस्ट टू शाउट शाउट आउट एंड जस्ट टू फील यस, प्रेशर क्रिएट कर दो सामने वाले यस पॉइंट आ गया, माहौल बना दो, बस उतना ही। एंड बिकॉज वो बहुत ज़्यादा तेज करती है, वो भी बहुत चिल्लाती थी कि यस मुझे भी पॉइंट आ गया, तो ऐसे ही हम भी थोड़ा जोश दिखा देते हैं। तो वो हाँ काफ़ी बार हारी भी है बट काफ़ी बार जीती है वो लड़की। इतना फास्ट थी वो लड़की। अभी रिसेंटली उनका रिटायरमेंट हुआ है, बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द हिस्ट्री, जो इतनी फास्ट हो सकती है। शी वाज, मतलब लड़कियों में मैंने इतनी स्पीड देखी नहीं जितनी स्पीड से वो खेलती थी बैडमिंटन। खेल के टाइम में जो विमेन प्लेयर होती हैं उनके अंदर पीरियड्स पेन का कोई चैलेंज होता है? पीरियड्स पेन का बहुत चैलेंज होता है लड़कियों में, एंड दे फील ऑल्सो टाइट लगता है, स्टिफ लगता है बॉडी, इरिटेशन भी आती है। लेकिन अगर आप देखें तो इरिटेशन तो एवरीडे लाइफ में रहती ही है किसी ना किसी चीज़ बड़ी से। पीरियड पेन एक रुकावट का कारण बनता है? कैसे बन सकता है जब सब लोग खेल रहे हैं उसमें, जब सब लोग, इतनी लड़कियां खेल रही हैं स्पोर्ट्स, इतनी लड़कियां जीत के भी जा रही है गोल्ड मेडल। क्या आपको लगता है दुनिया में जब ओलंपिक्स हो रहे हैं इतनी सारी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं, तो क्या पता कोई ना कोई तो पीरियड्स में होंगी। और अपने आप को आप, आई थिंक देर आर वेज, यू नो, यू कैन डू प्रॉपर स्ट्रेचिंग, ईट प्रॉपर फूड, मतलब आप मूवमेंट करो, स्वेट इट आउट, यू विल फील गुड। आई मीन इरिटेशन आता है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, फाइंड वेज टू कीप योर सेल्फ कूल, रिलैक्स्ड। एंड जो स्टिफनेस और इरिटेशन आती है बॉडी में, वो योगा से काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है, काफ़ी अच्छा खाने से भी रिलैक्स हो जाता है। और एवरी डे जब आप उसमें वर्कआउट करने लग जाते हो और अपने आप को पुश करने लग जाते हो तो एक हैबिट सी बन जाती है। तो इनिशियली ऑब्वियसली बचपन में ऐसा लगता था कि थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है खेलना, बट एज आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन दैट, वो एक टैबू था, ये कुछ नहीं, इट्स अ रेगुलर डे। मतलब इफ़ यू फील दैट आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। इफ़ यू फील नहीं हो सकता, साइकोलॉजी का खेल है, मेंटल खेल तो ये इसलिए बताया सब दिमाग से है,
दिल के जीते जीत है, दिल के हारे हार है। वाह। That's the thing, yeah. आपको क्या लगता है कि बैडमिंटन खिलाड़ी के लिए पैसा कमाने का जरिया क्या हो सकता है? क्योंकि अगर हम क्रिकेट में देखें तो A ग्रेड, B ग्रेड करके खिलाड़ी होते हैं, है। प्रोसेस होता है। है। बैडमिंटन में क्या है? वो आना चाहिए, इसलिए मैंने अभी जस्ट नहीं मेंशन है। किया, नहीं है। ऐसा एसोसिएशन की तरफ से सैलरी सिस्टम नहीं है प्लेयर्स के लिए, वो आना चाहिए। और जब भी आई थिंक इम्प्रूवमेंट होगा, जब भी आई थिंक प्लेयर्स और आएंगे, जब भी आई थिंक पेरेंट्स वो डिसीजन लेंगे कि हम अपने बच्चों को इस गेम में छोड़ सकते हैं। नहीं तो वी विल हैव लॉट मोर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो तो हम प्रोड्यूस करते ही हैं। और हमारे पास इतने अच्छे माइंड्स हैं, हम इतने स्मार्ट हैं कि वी कैन डू वंडर्स इन स्टडीज़। बट इफ़ यू थिंक कि हमारे पास 2036 में ओलंपिक्स आए, इफ़ यू थिंक कि उसमें भी हमारी मेडल टैली बेस्ट रहे, चाइना और क्योंकि आगे फोकस वही है, वही है, देश के प्रधानमंत्री का तो भी। दैट इज़ हाउ इट कैन बी, जब हमारे पास प्लेयर्स को ये डिफ़िकल्टी ना हो कि मेरे पास स्पॉन्सरशिप ना है, नहीं है, फ्यूचर की सिक्योरिटी हो, और जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो उनको पीसफुली मिलना चाहिए, जो भी टैलेंटेड है। होता है क्या? ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं होता। जब यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, चाहे कोई आपको पसंद करे ना करे, इट हार्डली मैटर्स। दैट डजंट मैटर एट No. ऑल। आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन या सक्सेसफुल ईयर आप किसे मानते हैं? 2015 को, जब वर्ल्ड चैंपियन बने, या कौन सा ईयर जिसने लाइफ में बहुत खुशी दी और अंदर से बहुत मोटिवेट किया? 2012 ओलंपिक्स, आई थिंक आई कांट फॉरगेट इट। इतनी मेहनत जब आपने ब्रॉन्ज जीता था। जीता, क्योंकि समथिंग अनबिलीवेबल, हमने सोचा भी नहीं था। उससे पहले बैडमिंटन में मेडल भी नहीं आया था कि आई कुड अचीव दैट। आई कुड सी माई कोचेस क्राइंग, आई कुड सी द होल स्टेडियम, वेम्बली वॉज फुल, इतने सारे इंडियंस थे वहाँ पे, दे ऑल वर चीयरिंग, दे वर सो हैप्पी। इंडियन फ्लैग एंड यू वर होल्डिंग द इंडियन फ्लैग। एंड आई वॉज होल्डिंग इट, एंड चाइना को भी हम दिखा सके कि हाँ हम भी कर सकते हैं, एंड दे वर थिंकिंग कि तीसरी भी चाइना की होती तो दे हैड दैट एटीट्यूड कि चाइना ही बेस्ट है। लेकिन वो ब्रेक हुआ और वहाँ पे एक इंडियन खड़ा है, एंड द स्टेडियम वाज सो, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया वो दिन। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं ओलंपिक के पोडियम में हूँ, मतलब कुछ अलग ही चीज़ था। यू फील एज ए प्लेयर, यू जस्ट वांट द मेडल, बिकॉज आपका सपना ही ओलंपिक मेडल रहता है व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग सम स्पोर्ट, एंड व्हेन यू आर एक्चुअली देयर, तो वो सब चीज़ें जो सेक्रीफाइसेस आपने किए, जो सेक्रीफाइसेस आपके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, कोचेस ने, आपके जो इतने जो वेल विशर्स हैं आपके लिए प्रे करते हैं, आई मीन यू थिंक अबाउट ऑल दैट, तो रोना भी आ जाता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया मैं रोऊं या हंसूं, पता नहीं क्या चल रहा था वो पोडियम पे। बट आई वाज सो प्राउड के बैडमिंटन में अब मेडल शुरू हो गया है, तो अब आने वाले सालों में हमें और भी रिजल्ट्स आएंगे। एंड बैडमिंटन इटसेल्फ ग्रू सो बिग दैट इट बिकेम सेकंड मोस्ट लव स्पोर्ट इन इंडिया। Wow, that's so great. Very like good to hear. देश के राष्ट्रपति के साथ बैडमिंटन खेलना, जी, वो कैसा दिन था, कैसा वो लगा? फिर आपकी मदर भी उस मोमेंट को एंजॉय कर पा रही हैं, जी। वो जिंदगी में वो पल, वो क्षण कैसा था? आई वुड लाइक टू थैंक हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और जी। मेरे साथ खेली वो। उनको काफ़ी अच्छा भी खेली वो, मतलब मुझे पता नहीं था कि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती हैं। एंड शी सेड कि नहीं, मुझे स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद है, एंड शी वांटेड टू प्ले फ्यू शॉट्स, एंड शी वाज लाइक फ्यूचर में बैडमिंटन के लिए और भी हमें बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत लड़कियां खेलना पसंद करती हैं। आफ्टर सीइंग मी एंड सिंधु डू वेल, तो लड़कियों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है स्पेशली बैडमिंटन में। तो आई थिंक उससे बड़ा दिन क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको इनवाइट कर रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, एंड शी इज़ देयर ऑन द फील्ड विद यू। आई मीन सच अ बिग डे। आपने कुछ बोला कि ऐसा कुछ बदलाव देश में होना चाहिए, यस आपने कुछ ऐसी बात रखी? यस यस, आई स्पोक अबाउट ऑल दिस कि हमारे पास और अकेडमीज़ होनी चाहिए और जी। कोचेज़ होने चाहिए, और बेसिकली ट्रेनर्स, फिजियोज, ये सब भी और होने चाहिए, ताकि नॉट ओनली इन बैडमिंटन बट एवरी स्पोर्ट में ये सुविधाएं हैं रहे, तो कितने ज़्यादा प्लेयर और आ सकते हैं। आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, जी, आपको पद्मश्री मिला, जी। पद्म भूषण मिला, मतलब इसके बाद आपको क्या चाहिए? व्हाट एल्स यू वांट इन लाइफ? और ये मोमेंट कैसा था जब आपको इस चीज़ के लिए एकदम नॉमिनेट किया गया, आपको कॉल आई, आपने कॉल रिसीव नहीं की, फिर आपके फादर को कॉल जाती है, मतलब वो मोमेंट क्या था? और जब आप ये सब अवार्ड्स रिसीव कर रहे थे, वो मोमेंट क्या था, उसके बारे में बताइए। मुझे ना समझ ही नहीं आया कि जैसे अभी तक करियर हो गया है, ना रिटायर्ड, एंड अभी तक मैं बैठी, मुझे ना इतनी जल्दी मेरे लाइफ में चीज़ें हुई जो कुछ कभी तो अभी तक बिलीव नहीं हुई हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। मुझे सब अवार्ड्स मिल चुके हैं, और जब पद्म भूषण
मुझे मिलने वाला था, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इज़ इट एक्चुअली हैपनिंग, आई एम रिसीविंग पद्म भूषण अवार्ड. एंड पापा को कॉल आया, फर्स्ट ही सेज कॉल क्यों नहीं उठाया. मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था, मैं ट्रेनिंग में थी मुझे. एंड देन इज़ लाइक कांग्रेचुलेशंस. आई एम लाइक फॉर व्हाट, क्या हुआ. देन ही सेज के पद्म भूषण अवार्ड मिला. एंड आई एम लाइक वाओ, दिस इज़ सच अ बिग न्यूज़ फॉर मी. और बोथ माई पेरेंट्स वर देयर व्हेन आई रिसीव्ड इट. एंड फिर से सच अ प्राउड मोमेंट आई थिंक फॉर मी ऑल्सो. एंड टू सी माई पेरेंट्स इन द क्राउड, दे वर ऑल्सो इन टीयर्स के इतने सालों की मेहनत. और कभी ऐसे स्पोर्ट में जो हमें लगता था कि सिर्फ चाइना या कोरिया या जापान ये सब डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे एक इंडियन ने इतना अच्छा किया. एंड टुडे शी इज़ रिसीविंग सच अ ह्यूज अवार्ड अगेन फ्रॉम द That year प्रेसिडेंट. was 2016. 16. या प्रतिभा पाटिल जी. जी. हाँ, तो आपको लगा कि ज़िंदगी में आपको जो सफलता मिलती जा रही है, आप वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हो या लगातार आप मैचेस जीतते जा रहे हो, इतने सारे मेडल्स, मतलब यूज टू हो गए थे, जी. लग रहा था. इसने बहुत हेल्प करी कि आपके दूर के रिश्तेदार जो है वो नज़दीक आते रहे. रिश्तेदार तो नॉर्थ में रह गए ना, हम तो साउथ में थे. अच्छा. तो फ़ोन पे बातें होती रहती थी पापा की. लेकिन जैसे आप हाईएस्ट लेवल पे खेलना शुरू कर देते हैं तो आई जस्ट मेंशन कि आपके पास टाइम कम होता है अपने पेरेंट्स से भी मिलने का. तो किसी से भी मिलने का टाइम कम था मेरे पास. लेकिन यूजुअली आपने ट्रैवल अपने पेरेंट्स में से किसी एक के साथ ही किया है, इधर जी, मदर और कभी फादर. मम्मी कभी पापा आते थे टूर्नामेंट्स में. मुझे अच्छा लगता था उनके साथ शेयर करना बातें, क्योंकि और किसी से शेयर ऐसी बातें मैं कर नहीं पाती थी. मुझे लगता था कि कभी कभी ना नॉट इवन विद योर सिस्टर. हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, गेम की बातें आप उन्हीं से शेयर कर सकते हैं जो वो गेम खेले हों. या कुछ ऐसे बातें हों जैसे कि मुझे वो स्ट्रोक नहीं आ रहा हो, या आज ऐसा ऐसा मन में आ रहा है कि मुझे डर लग रहा है, या कैसे खेलूंगी, मुझे स्ट्रेस हो रहा है. तो दे विल गिव मी सब ऐसे एक कुछ वर्ड्स बोल देते हैं, कुछ ऐसी बातें समझाते हैं, कुछ मे भी ऐसे एग्जांपल्स देते हैं जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, या मुझे वो कॉन्फिडेंस फिर आ जाता है. तो आई थिंक ऐसे लोग आपके साथ हो जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो उन चीज़ों को थोड़ा आप जब टूर्नामेंट्स के प्रेशर में हो तो कोई आपको हेल्प करने के लिए आए. तो मुझे वो मेरे पेरेंट्स में लगता था ज़्यादा कि वो दोनों मुझे मतलब उन्होंने अच्छा पूरी advice लाइफ आपके ऊपर लगा दी, लगा दी. इन्वेस्ट कर दी. कभी अपनी कोई हॉलीडे नहीं, कहीं एक दूसरे के साथ कहीं नहीं गए हैं, पूरी लाइफ मेरे पीछे लगा दी उन्होंने. और इसलिए आप पापा के साथ जाते हो और स्नो बॉल से खेलते हो. आई बिन ट्रैवलिंग विद हिम फ्रॉम चाइल्डहुड. इतने सारे कंट्रीज गए हैं हम. मम्मी के साथ भी गई हूँ. फ्रेंड्स के साथ कभी हैंग आउट नहीं किया? आई मीन मेरी आदत नहीं रही, और अब मुझे पता नहीं, अब मुझसे होता नहीं, या मतलब अब मुझसे होता नहीं. आई एम सो बिजी, मतलब जो मेरे ट्रस्ट इश्यूज रहे कभी? ट्रस्ट इश्यूज़ की बात नहीं, अब मुझसे होता नहीं. मतलब मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ. मैं अपने में ही आई कैन सिट अलोन होल डे, वॉच टीवी, लेजी टाइप्स हूँ. मी टाइम, #me time. मी टाइप्स हूँ मैं. दोस्त बना तो सकती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकती हूँ, लेकिन आई कांट शेयर माई जो मेरे दिल की बातें हैं ना, वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ. मुझे नहीं लगता मैं इतना इजीली शेयर करती हूँ. जस्ट जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे पेरेंट्स, उनको ही मैं ये बातें बताती हूँ. वरना किसी को भी हार्डली, मतलब चाय के लिए तो मैं किसी को भी बुला लूँ, फ्रेंड बना लूँ, दैट इज़ ऑल ओके. थोड़ा बहुत आज ये शॉपिंग करेंगे, आज ये हेयर कलर करना है, या आज ये करना है, मतलब ये बातें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देती नहीं है. ये सॉन्ग है, या ये पार्टी है, या इधर बॉलीवुड सुनना है. मुझे बॉलीवुड म्यूजिक भी बहुत पसंद है. मूवीज देखने के लिए जाते हो? बहुत, मैं जाती हूँ मूवीज देखने. धुरंधर भी वॉच की? बहुत अच्छी. आई मीन सुपर्ब. आई मीन रणवीर सिंह इज टू गुड. अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, क्या एक्टिंग करी उन्होंने. आई मीन अर्जुन रामपाल, हैट्स ऑफ टू आदित्य धर. सच फैंटास्टिक मूवी. मतलब मुझे हम अभी तक ये लेवल की मूवी कहाँ थी, मतलब यू नो. एंड एक्टिंग ऑफ रणवीर सिंह इज टू गुड. सीरीज देखते हो? नेटफ्लिक्स सीरीज भी देखती हूँ जब भी टाइम मिल जाता है. डू यू लव टू स्क्रॉल रील्स ऑन इंस्टाग्राम? वो भी है ना टाइम अब मेरे पास, तो मैं ज़रूर करती हूँ. जब टाइम नहीं था तब तो पूरा टाइम बैडमिंटन को दिया. तो रील्स कौन शूट करता है आपकी जब आप अपलोड करते हो? खुद ही मम्मी पापा से करवा लेती हूँ. आइडियाज देते हो कि नहीं रील को ऐसे एडिट करो, वैसे एडिट करना है? कुछ नहीं, ये सब नेचुरल डाल देती हूँ मैं. कुछ ज़्यादा सोचती नहीं उस बारे में. मुझे उसमें इतना वो नहीं है इंटरेस्ट के अच्छा जाए या परफेक्ट जाए. जैसे हूँ वैसा जाए, और लोगों को पसंद है तो ठीक है.
14 जुलाई 2025 को आपने अपने पति कश्यप के साथ शादी के 7 साल बाद अचानक से एक ये अनाउंसमेंट कर दिया दैट अब आपको लगता है कि आपको रास्ता अलग कर लेना चाहिए, लेकिन ठीक उसके 19 दिन बाद आपको लगा कि नहीं, अगर आप डिस्टेंस में रहते हो, आप अगर दूर रहते हो तो आपको लगता है कि आप काफ़ी एक क्लोज रिश्ते में हो। आपको मूड स्विंग्स होते हैं या ये हुआ क्या था? ये एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए थे, तो थोड़ा सा लगा कि चलो अलग रह के देखते हैं, क्या पता वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो या मैंने सही नहीं समझा हो या उसने सही नहीं समझा हो। तो ऑब्वियसली थोड़े दिन के बाद हमारे पेरेंट्स ने भी बात करी, साथ में बैठ के हमको समझाया कि एक बार बात कर लो फिर से, जस्ट थिंक ओवर इट, क्योंकि इतने साल से आप एक दूसरे को जानते हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बात करने से भी ख़त्म हो सकती हैं, तो बात करो, डोंट ऐसा मत सोचो कि किसी एक को बुरा फील हो जाएगा या कुछ ऐसे। तो क्योंकि बचपन से खेलते आए हो तो इतना ऑब्वियसली खेल में ज़्यादा ध्यान रहा है, ज़्यादा टॉपिक्स कोई दूसरे बाहर की बातों में इतना हुआ नहीं होगा आप दोनों का, लेकिन मैरिजेज ऐसे ही होती हैं, यू विल हैव टू टॉक इट आउट शांत रहने से, क्योंकि प्लेयर का क्या होता है, एक दिन में इतने मूड देख लेते हो ना, फाइनली आप शांत मोड में चले जाते हो, तो उससे ना जो झगड़े हैं वो सॉल्व होते नहीं है, बात करने से सॉल्व होंगे। तो आई थिंक उधर पेरेंट्स आए, फिर उन्होंने हमें बैठ के हमसे बातें करी, फिर हमने भी एक दूसरे से बैठ के बात करी, एंड वी रिजॉल्व्ड इट एंड वी वर लाइक ठीक है, आगे से और कम्युनिकेशन बेटर रखेंगे। अभी तक ऑब्वियसली प्लेयर्स के माइंड में थे, रिसेंटली रिटायर हुए हैं, दोनों रिटायर हुए हैं, वो कोचिंग में चला गया है और मैं मोटिवेशनल टॉक्स कर रही हूँ, तो कभी ऐसा फैमिली टाइप्स में ऐसे कभी बात किया नहीं था हमने, हमें लगा कि चलो गेम के आसपास बातें हो तो रही आर हैं यू तो बोथ ठीक है। लाइक बोथ स्टिल इन अ रिलेशनशिप एज अ हस्बैंड वाइफ और जस्ट एज अ फ्रेंड्स? वी आर एज ए हस्बैंड वाइफ एंड वी आर एज वी वर फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड, तो ऐसे तो फ्रेंड्स तो हैं ही हम लोग। तो आपकी बॉन्डिंग शुरुआत में आपने कहा कि क्या ही लड़ाई होगी, किसी पॉडकास्ट में कहा था, हाँ। तो बॉन्डिंग तो मुझे लगता है शुरुआत से काफ़ी अच्छी सेट हो नहीं, गई क्या होगी। ही लड़ाई होगी, मुझे लगा था कि सब कुछ मैंने सोचा कि बैडमिंटन के जैसे आसपास हो रहा था ना, कि सब नॉर्मल चल रहा था। जब ऑब्वियसली जब आप एक साथ रहते हैं तो दूसरे काम होते हैं, तो वहाँ इक्वेशन एक अलग होती है। हाँ अलग होती है, तब दैट इज़ व्हेन आई वाज थिंकिंग लाइक अरे कहीं सोचने में गलती होगी मुझसे, एंड देन पेरेंट्स वर लाइक तो तुम्हें क्या लग रहा था इतना इजी होगा, दिस इज नॉट इजी, दिस इज अ चैलेंज, क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं शादी मैरिड लाइफ में? आई मीन डिफरेंट चीज़ों का, जैसे आप मे बी कुछ और लाइकिंग हो, उसकी कुछ और लाइकिंग हो, जो गेम के टाइम पे हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारा लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड है टू गेम एंड वी वांट टू अचीव, सो बहुत हम एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, और सडनली ऑब्वियसली जब आप रिटायर हो जाते हैं देन यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू डू डिफरेंट थिंग्स, तो शायद वो मैच ना हो आपके जो मेंटालिटी हो वो मैच ना हो एक चीज़ को लेकर, तो वो थोड़े डिफरेंसेस आने लगे थे। yes. अच्छा, तो उसके लिए आपने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। वो मैं एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ वो एग्जैक्टली वर्ड्स क्या थे। वो बहुत लोगों ने उस पर कमेंट्स भी आपको किए होंगे और क्या किया ये भी मुझे बताइएगा, लेकिन आपने उसको तुरंत ही पोस्ट कर दिया विदाउट लाइक एनी अदर थॉट, और वो ये था, लाइफ टेक्स अस इन डिफरेंट डायरेक्शन समटाइम्स आफ्टर मच थॉट एंड कंसिडरेशन, कश्यप पारुपल्ली एंड आई हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज। देन ऑल ऑफ सडन सेकंड पिक्चर आती है, आफ्टर सम डेज समटाइम्स डिस्टेंस टीचेस यू द वैल्यू ऑफ प्रेजेंस, हियर वी आर ट्राइंग अगेन। वो ऐसा लग रहा था बचपन के फ्रेंड्स की फाइट हुई, मतलब आप लोग शादी को सीरियसली नहीं ले रहे थे या फिर आई मीन ऐसा मुझे भी लगा कि, लेकिन देन आई वाज थिंकिंग कि जब पेरेंट्स ने समझाया तो फिर समझ में आया कि ऐसी बातों को कभी कभी बात करके सुलझाना चाहिए, ऐसे एकदम ऐसे नहीं करना चाहिए, डिसीजंस ऐसे नहीं लेने चाहिए। तो आई थिंक उन्होंने फिर बात करी हमसे, तो ये थोड़े छोटे मोटे जो झगड़े हुए थे ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा खिंच गया, देन वी अंडरस्टूड ऐसे होना नहीं चाहिए, मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ऑब्वियसली इट वाज रॉन्ग फ्रॉम माय पार्ट आल्सो। तो पेरेंट्स ने समझाया कि पहले बातें करो, बातें करना ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप में, संवाद ही समस्या का समाधान होता है। हम भी इतने साल अपने काट चुके हैं, हमने भी बातें करके ही एक दोनों में डोमिनेटिंग कौन है? डोमिनेटिंग आई थिंक वी बोथ आर प्लेयर्स, तो हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत झगड़ों के बाद हम दोनों चुप हो जाते हैं ऐसे ही, तो कभी कभी लगता है कि रिजॉल्व अपने आप हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। दैट्स व्हाट ही से माय पेरेंट्स वर सेइंग कि जब कुछ चीज़ें होती हैं तो आपको बात करनी पड़ती है, क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ज़्यादा, तो ऐसा लगता है कि नहीं बचपन से जानते हैं तो चलो ठीक है सॉर्ट आउट हो जाएगा। कब हुआ था आपका रिलेशनशिप शुरू? 2006 से। ओके,
या सो इट बीन अ लॉन्ग एंड ही वाज सपोर्टिव थ्रू आउट यस वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्ट किया मुझे। कब एक दो बार तो कोचिंग में भी बहुत हेल्प किया उसने मेरे मुझे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर द एशियन गेम्स मेडल। एशियन गेम्स के पहले 2018 में उसने बहुत मेरी मदद करी, मुझे ट्रेनिंग करवाई उसने। एंड आई गॉट सच अ बिग मेडल फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मिला मुझे फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में। तो या ही इज़ बीन सपोर्टिव। तो ही कीप्स कॉलिंग यू थ्रू आउट द डे या बहुत एक दूसरे को हम बात करते हैं, टीज करते हैं यस टीज करते हैं एंड घूमते फिरते हैं, ट्रैवल करते यस हैं। काफ़ी ट्रैवल उनके फेवरेट जो क्रिकेटर हैं वो धोनी है हाँ ही लाइक धोनी अ लॉट। एंड यू? मैं ऐसे क्रिकेट उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, बट ऑब्वियसली मुझे पता है कौन कौन बड़े प्लेयर्स हैं। एंड फेवरेट तो नहीं बोलूँगी, बट जब भी मैच इंटरेस्टिंग होते हैं तो आई सपोर्ट द होल टीम, अच्छा लगता है मुझे। कौन सी ऐसी मूवी है, कौन से ऐसे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन रॉजर फेडरर। ओह यस ओके ओके, वेरी गुड। और बैडमिंटन में? बैडमिंटन में तौफीक हिदायत। अभी तक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर में अगर मेन की बात करें तो कौन ऐसा प्लेयर है जिसने आपको बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया हो या कुछ एक लेसन दिया हो? आपने सिर्फ उसको वॉच किया है एंड देन तौफीक हिदायत, तौफीक हिदायत। व्हाट क्या मिला? मुझे लेसन ये मिला कि बैडमिंटन इतना इजी भी दिख सकता है। ही इज़ सच अ टैलेंटेड प्लेयर। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ये समझाया कि कभी कभी रैलीज स्ट्रोक्स पे भी जीती जा सकती है, इतने स्मैश नहीं मारने चाहिए। तो मेरा गेम में बहुत स्मैशेस थे, पावर था, रनिंग था, ये बहुत सब था। तो जब मैं उनका मैच देखती थी या उनसे कभी बात करी तो मुझे समझ में आया है कि एक्चुअली स्ट्रोक्स भी और खेलने चाहिए टू नॉट गेट टायर्ड दैट फास्ट। एंड यू नो इतना ब्यूटीफुली वो बैडमिंटन को खेलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश जो लगता है कि बस ये और अचीव कर लेती या करना है, क्योंकि आपने जो अचीव कर लिया है वो शायद लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है, एक जन्म भी कम पड़ जाता है, वो सब नहीं मिलता है, लेकिन आपको शुरुआत से सब मिलता रहा क्योंकि आपका डेडिकेशन था, हार्डवर्क था और आपको भी लगा कि पूरी कायनात जुट गई है आपके सपनों को पूरा करने में, आपको खुशियाँ देने में, आपको सफलता देने में। अभी क्या अधूरापन लगता है? अधूरापन आई थिंक यही लगता है कि अगर मैं आज की जनरेशन में स्टार्ट करती तो शायद मेरे पास एक टीम होती और जल्दी रिजल्ट्स आ जाते। और जो मैंने जो फर्स्ट सुपर सीरीज़ हो या फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता हो, क्या पता मेडल गोल्ड भी हो सकता था, क्या पता और जल्दी वर्ल्ड नंबर 1 बन सकती थी, क्या पता और भी टाइटल्स आ सकते थे, इंजरीज कम हो सकते थे, आर्थराइटिस अभी नहीं होता। तो आई थिंक वो तो फील होता है। एंड आई थिंक हर एक प्लेयर को जो जिनको वो प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिली होंगी तो उनको लगता ही है कि एक प्रॉपर टीम हो तो और भी अच्छे से रिजल्ट्स आ सकते थे। तो शायद अगर जो आज प्रेजेंट डे में जो 8-9 साल के बच्चों को के साथ एक टीम होती है, वो अगर मेरे साथ होते वो टाइम पे मेरे लिए कोच, ट्रेनर, फिजियो और डाइटिशियन या मेंटल ट्रेनर्स होते तो शायद रिजल्ट्स और भी आ सकते थे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी तो जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर करती है, बचपन नहीं से नहीं, देख आप रहे हैं। प्लेयर हो तो आपका थॉट अलग होता है। Thought अलग यस करना ही पड़ेगा। इफ यू आर ए प्लेयर यू नो दैट योर अपोनेंट इज नॉट डूइंग इट। इफ इट इज़ इन योर हेड कि आपको चैम्पियन बनना है एंड यू वांट टू डू बेटर देन द अपोनेंट, देन यू नो दैट कि वो तो ये नहीं कर रहा है, तो आप अपने आप से चीटिंग करेंगे अगर आप वो कर रहे हैं। तो जंक फूड ऐसा नहीं है कि टोटली यू आर गोइंग टू गिव अप। आप संडेज़ को एक मील बना सकते हैं जहाँ पे आपको जो भी थोड़ा बहुत पसंद है आप उसको खा लीजिए, बट अदरवाइज टू विन यू विल हैव टू सेक्रीफाइस सो मच दैट फाइनली आपको अपने लिए सोचना है। अपने जो कोचेस आपके पीछे लगे हुए हैं दे ऑल थिंक दैट यू कैन डू इट, तो व्हाई नॉट, यू नो, जस्ट गो फॉर इट। एंड चीट मील लेंगे तो जिंदगी फिर चीट कर देगी सफलता मतलब को आप दिलाने में। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का टाइप जैसा हो गया, क्योंकि आपको पता है आपका वर्थ क्या है और आपको लगता एंड है यू नो यू कैन डू इट। आप अभी मोटिवेशन के सेशन देते हो, आपको लगता है कि आज के जो युवा हैं वो अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं कट ऑफ हो गए हैं क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा सुना, उनको समझा, उनकी बातों को फॉलो किया। इवन अगर सबके सामने, आपके दोस्तों के सामने माता पिता ने या माँ ने थप्पड़ भी मार दिया तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आज अपोजिट है एकदम टाइम, पेरेंट्स को नहीं सुनते हैं बच्चे। आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है? कट ऑफ मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें, जैसे हम उस टाइम पे ज़्यादा बात करते थे अपने पेरेंट्स से या उनकी बातें सही से सुनते थे, और जो भी हमारे कोच भी बोलते थे वो भी पत्थर की लकीर टाइप्स होता था कि जो उन्होंने बोला वो कंप्लीट करना है, कुछ वापस बोलना नहीं है। तो आजकल के बच्चों को जो मैं देखती हूँ, जो एक्सपीरियंस करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चे मिलने आते हैं टॉक्स में या कहीं भी,
तो वापस जवाब देना आ रहा है काफ़ी बच्चों को, और जो अभी भी मैं सोचती हूँ ऐसा कैसे करते हैं पेरेंट्स के साथ, यू नो। लेकिन चलो, ऑब्वियसली विद लॉट ऑफ सोशल मीडिया या फ्रेंड्स ये सब सीख जाते हैं बच्चे आजकल, और पेरेंट्स को भी फ्रेंड्स की तरह रहना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उस बच्चे से अगर कुछ अचीव करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा। आपको वो बच्चे की जो जैसे आपने उसको पाला है, उसकी परवरिश करी है, वो पेरेंट्स से ही होगी, और बाद में आपको खुद ही रिजल्ट दिख जाएगा कि वो बच्चे को वो बच्चा कैसा है बेसिकली। तो आज की जनरेशन से मैं डरती भी हूँ कि वो बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, बहुत जल्दी उनका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है। दे आर स्मार्ट, दे कैन डू वंडर्स, बट आई जस्ट होप दैट वो थोड़ा और टाइम ना जैसे ग्राउंड में बिताएं, अपने आप को फिट रखें, ज़्यादा जंक में ना जाए, अपना डाइट कंट्रोल रखें, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि यू नो जो चिंताएं हैं बॉडी की वो जल्दी आ जाए लाइफ में और फिर प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो यू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, अपने पेरेंट्स की बात सुनिए, एज ए फ्रेंड सुनिए, या क्योंकि वो एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं। पेरेंट्स को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, अपने टीचर्स को सुनिए, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, और गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो गलती भी करनी चाहिए और उससे भी सीख मिलनी चाहिए। बट अगर आप गलती नहीं करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने पेरेंट्स से और अपने कोचेस से, अपने टीचर्स से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए रखिए। यस, बनाए रखिए। साइना जी, आप हेल्दी रिलेशनशिप को लेकर एडवाइस क्या देंगी? अगर हम आजकल के खिलाड़ियों की भी बात करें, युवा पीढ़ी को चलिए, बाकी जो है आम जनता के वो उदाहरण छोड़ देते हैं, लेकिन अगर खिलाड़ियों की बात करें भी, मैरी कॉम को लेकर उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड जो है उनकी कमाई पर पलते हैं। फिर उनके हस्बैंड ने भी काउंटर अटैक किया और कहा कि उनकी जो एकेडमी है उसमें जो एक बॉक्सिंग प्लेयर थे उनके साथ उनके एक्स्ट्रा अफेयर्स थे। इसके अलावा अगर हम और देखें, स्मृति मंदाना को देखें रिसेंटली, या कई ऐसे और हैं खिलाड़ी जिनके रिलेशनशिप को टूटे हैं, ब्रेक हुए हैं। इसके पीछे आप वजह क्या मानती हैं? ये एक सोसाइटी में कैसा मैसेज जा रहा है, और एक रिलेशनशिप हेल्दी कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपने पेरेंट्स से सुना और जो एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि बातें करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना बात करेंगे, जितने अपने डाउट्स हैं आप टेबल पे रखेंगे, उनके डाउट्स है टेबल पे रखेंगे, तभी कुछ सॉल्यूशन आ सकता है। ईगो क्लैश भी होता है? हो सकता है। ईगो क्लैशेस से काफ़ी हद तक आप चुप हो जाए या कि बात दो ना सफल करें। लोग एक घर में नहीं रह सकते? सफल लोग की बात नहीं है, वो तो काफ़ी हद तक काफ़ी लोग रह रहे हैं। तो वो भी आज के टाइम में आज के टाइम पे रह रहे हैं। ईगो तो क्लैश लग रहा है वजह नहीं, मुझे लगता है कि वो भी संभाला जा सकता है अगर आप सही से बात करें। और मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों इस बारे में सॉल्यूशन ढूंढूँ, वो ढूंढेगी या वो ढूंढेगा, ऐसे अगर करोगे तो सॉल्यूशन कभी मिलेगा नहीं, आई गेस, यू नो। अगर आप पहले ही बोल दो कि मुझे इस चीज़ से परेशानी हो रही है या मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही है, तो मे बी वो भी एक सॉल्यूशन लेके आएगा आपके पास। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फाइनली यू कैन डिसाइड आपको फाइनली क्या करना है। और एक दूसरे पे काउंटर अटैक करना वो ठीक नहीं है। फिर क्यों लड़ना अगर वो चीज़ हो ही नहीं रही है आपसे? देन यू बेटर जस्ट से दैट कि मुझसे नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। क्योंकि कितना एडजस्ट करोगे आप, या कितना वो भी एडजस्ट कर लेगा। तो और इन चीज़ों की इतनी दूर लेके जाने की बजाय अपने आप ही अगर उधर ही सॉल्व कर लिया जाए, तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मिस्टेक तो होती हैं सबसे, कि आप वहीं पे आराम से बैठ के डिस्कस कर लो, भाई नहीं होता है तो नहीं होता है, होता है तो कर लो। और आजकल का टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, लड़कियों को भी मतलब काम रहता है, थोड़े से टफ लाइफ रहती है, लड़कों को भी टफ लाइफ रहती है। तो सब ऑब्वियसली घर पे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आते होंगे, साथ में एक दूसरे पे उतर जाते होंगे। क्योंकि हमने मोहम्मद शमी को भी देखा, फिर युजवेंद्र चहल को भी देखा, मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं आजकल हो रहे हैं। बुरे दौर को हैंडल करने का तरीका या मंत्र क्या है? पहले तो अपने आप पे सेल्फ वर्क ज़रूर कीजिए, अपने आप को बेटर कीजिए। जैसे भी बेस्ट इज़ जिम करना सबसे बेस्ट है। अपने जो क्लोज़ लोगों को अपने पास रखिए, जो भी दुख का मोमेंट होता है, खुशी का मोमेंट होता है, उनसे शेयर कीजिए। कुछ लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में रहेंगे ही रहेंगे जिनके साथ आप सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, दुख के मोमेंट, सुख के मोमेंट, और फिर वो आपको राइट आइडियाज़ भी देंगे। और आप उनके साथ जिम जाइए, उनके साथ
अच्छा खाना खाइए, अपने आप पे ध्यान जरूर मतलब अगर दीजिए। गुस्सा आ रहा है या बुरा दौर है तो जस्ट गो टू द जिम एंड स्मैश द जिम। यस, जिम इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ स्ट्रेस, टेंशन या गुस्सा जो भी है। बैडमिंटन कोर्ट में आपकी कभी किसी खिलाड़ी के साथ कोई स्ट्रेस हुआ, कभी लड़ाई, कोई फाइट हुई, नहीं किसी ने आपको तनाव दिया हो? नहीं नहीं, मैं कभी ऐसे फाइट नहीं क्योंकि करती। यूजुअली हो जाता है, आपस में टर्म्स बिगड़ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। नहीं, आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ आपको किसी ने कभी ऐसा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाली आपके जीतने के बाद? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, कभी नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ खेलने का कुछ ना कुछ रहना चाहिए, जैसे कि क्रिकेटर्स के साथ रहता है, कुछ ऐसा रहना चाहिए फॉर्मेट? हो सकता है, लीग बना सकते हैं उसका भी, रिटायर्ड एथलीट्स के लिए लीग बना सकते हैं या सीनियर्स के लिए। ठीक मानते हैं आप इसे? बिल्कुल ठीक मानती हूँ, एंड दैट इज़ वेरी गुड वे ऑफ, मतलब आपका जो स्किल है वो फिर भी मेंटेन रहेगा, आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा, आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम खेल सकते हैं, आप फिर एक आपका जॉब की तरह वो भी रहेगा, यू आर गेटिंग सैलरी आउट ऑफ दैट एज वेल। तो कितना मेजरली कितनी अच्छी बात है। तो जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनका भी एक लीग हो सकता है। 2036 में इंडिया होस्ट करेगा ओलंपिक? आई विश ऐसा हो। यस, आई विश। आपको लगता है कि इस आगे आने वाले ओलंपिक में इंडिया आज के टाइम में इतना तैयार है कि डबल डिजिट में गोल्ड मेडल ला सकता है? डेफिनेटली हम तैयार हैं, हम टैलेंटेड हैं, हम हार्ड वर्किंग भी हैं, हम बस यही है कि डबल डिजिट में जब भी आएगा जब सिस्टम और स्ट्रांग होगा और कोचेस और एकेडमीज़ और ट्रेनर्स एंड फिजियोज हमारे कंट्री में आएंगे, और हम आ रहे हैं डबल डिजिट के तरफ, बट अगर ये बस शुरू हो गए तो आई डोंट थिंक वी विल लुक बैक, यू नो, वी विल जस्ट हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, बट एक बार बस उस लक्ष्य पे पहुंचना है डबल डिजिट के पास, यू नो, एंड इट्स पॉसिबल। यस, दैट इज पॉसिबल। यस। आगे का प्लान क्या है साइना जी आपका? पॉलिटिक्स या कोचिंग? अभी तो जैसे मैंने बताया था कि अभी आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू सी वेयर माय लाइफ टेक्स मी, बट अभी तो बैडमिंटन के आसपास हूँ, मैं काफ़ी टॉक्स कर रही हूँ, मोटिवेशनल इवेंट्स कर रही हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी दैट कि कुछ बच्चे अगर मोटिवेट हो सके और बैडमिंटन में आ सकें या किसी भी स्पोर्ट्स में जाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी यू नेवर नो इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स क्या होता है, मेरा माइंड किधर जाता है, एंड बट आई डेफिनेटली वांट टू बी विद स्पोर्ट्स। अगर कोई बैडमिंटन का प्लेयर ही है, मतलब एक न्यू कमर है, तो साइना नेहवाल क्या उसके लिए इजी टू अप्रोचेबल है? हाँ, मतलब बात करने के लिए व्हाई नॉट, यस, आई कैन डेफिनेटली गिव गुड एडवाइस। और जो ज़रूर करना चाहता है वो जुनून दिख जाता है उस प्लेयर के चेहरे पे, तो मैं उसको और भी अच्छी तरह से एडवाइस दूंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसको अचीव करना है, तो मैं और भी डीप जाके जैसे परफेक्ट एक प्लेयर के लिए क्या करना चाहिए, मैं डिपेंड करता है वो प्लेयर की इंटरेस्ट से कि कितना प्लेयर कितना पुश करने को रेडी है। यस, दैट्स सो ग्रेट। अब अंतिम पड़ाव, हम रैपिड फायर की शुरुआत करते हैं जी। स्मैश या ड्रॉप शॉट? स्मैश। स्पीड या स्टैमिना? दोनों। दिस गेम रिक्वायर्ड बोथ थिंग्स। अटैक या डिफेंस? अटैक। सिंगल्स या डबल्स? सिंगल्स। लंबा मैच या क्विक फिनिश? लंबा मैच। पीवी सिंधु फ्रेंड और कॉम्पिटिटर? कॉम्पिटिटर। पीएम मटेरियल नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। जीत या सीख? सीख। बीजेपी या कोई और अदर पार्टी भी? बीजेपी। सुबह प्रैक्टिस या रात में ट्रेनिंग? सुबह प्रैक्टिस। फेवरेट सॉन्ग? चक दे इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि जब तक खेला है मैंने काफ़ी वो सॉन्ग सुना है। वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स टू फील मोटिवेटेड एंड एकदम पम्प्ड अप फील होता है वो सुन के। फर्स्ट डेटिंग डेस्टिनेशन? डेटिंग तो हम बस टूर्नामेंट्स में ही थे, सो वी डिडंट गो टू एनी डेस्टिनेशन और एनीथिंग, यू नो। ओके। फेवरेट लीडर? फेवरेट लीडर नरेंद्र मोदी सर। खाली समय में क्या करती हैं साइना नेहवाल? खाली समय में जिम। जिम और कपिल शर्मा शो बहुत पसंद करती हूँ, मैं देखती हूँ। बैडमिंटन के अलावा आपको किस खेल में रुचि है? टेनिस, आई लव वाचिंग टेनिस। फेवरेट इंडियन क्रिकेट प्लेयर जो अभी खेल रहा हो? क्रिकेट प्लेयर ऐसे तो मैं ज़्यादा वही देखती नहीं हूँ, बट मुझे टेनिस फिर से अलकराज बहुत पसंद है। आई वुड से ही इज़ डूइंग रियली वेल at the highest level, and Ayush Shetty and Lakshya Sen, both of them are doing extremely well in Indian badminton. अगर साइना नेहवाल को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाए तो पहला कदम क्या होगा? पहला कौन सी फाइल आप साइन करने जाएंगी? फाइल साइन
नहीं, उसमें मुझे क्या पता proposal नहीं होना कि चाहिए? फाइल साइन बट मैं मतलब पहला आइडिया कदम जरूर आपकी तरफ से इनिशिएटिव या क्या रहे? मैं ये ज़रूर सोचना चाहूँगी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे पास और एकेडमीज़ क्यों नहीं है, और वो लेवल के जैसे गोपी सर जैसे कोचेज़ और क्यों नहीं हैं हमारे कंट्री में कि हम ऐसे प्लेयर्स और बना सके। और वो सपोज़ मुंबई का एक प्लेयर हो या कोलकाता का एक प्लेयर हो, उसको हैदराबाद ही क्यों आना है, वहाँ पे क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश से कोई आना चाह रहा हो या कोई दिल्ली में है काफ़ी, बट वो लेवल के कोचेज़ हों और भी बड़े लेवल के कोचेज़ को कि हमें वो एक सिस्टम बन जाए कि हमारे पास भी ऐसे हो कि रोड रोड पे ओलंपिक मेडलिस्ट घूम रहे हैं, यू नो, गोल्ड सिल्वर ऐसे ही घूम रहे हैं, तो कितना अच्छा लगेगा वो भी सुन के। बट ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले तो डिस्कशन हो, फाइल साइन तो बाद में होती रहेंगी, बट ये डिस्कशन पहले ऐसा हो कि कैसे हमारे एक्सपोर्ट को इतना बड़े लेवल पे लेके आ सके कि हम भी ओलंपिक्स में, इंडिया भी टॉप 3 में रहे, जैसे चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब रहते ही हैं, कोरिया, तो हम भी वहाँ पे कैसे पहुँचे, यू नो, दैट थॉट शुड बी देयर। हैदराबाद ने साइना को साइना नेहवाल कैसे बनाया? हैदराबाद ने ही साइना नेहवाल बनाया आई फील, क्योंकि हैदराबाद में ही मेरी गेम की शुरुआत हुई है, और पूरा जो मेरा करियर रहा है वो वहीं पे है। तो ऑल थैंक्स टू हैदराबाद एंड बैंगलोर, जहाँ पे मैं जाके वर्ल्ड नंबर 1 बनी। तो आई थिंक गई तो नाराज होकर थी? नाराज नहीं, मैं जस्ट अपने गेम को बेटर करना चाहती हूँ। मैं ऐसा मेरे अंदर है ही नहीं कि मैं नाराज़ हो जाऊँ या मैं कोई गुस्से में आ जाऊँ, ऐसी पर्सनैलिटी हूँ नहीं मैं। गुस्सा आता है वैसे? aggressive नहीं हूँ उतना Cool, गुस्सा नहीं। composed? बस आराम से बात करती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मे बी आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, बस ऐसे ही बोल के मैं गई थी बैंगलोर एंड आई ट्राइड माई बेस्ट, आई वर्कड हार्ड। मेरी वो एक काम जो मुझे आता है, हार्ड वर्क, वो मैंने हमेशा किया है और उसकी वजह से रिजल्ट्स आए हैं। आपकी लाइफ में हार्ड वर्क इज द मंत्र टू अचीव एनीथिंग? क्योंकि मैं कोई टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थी, मेरे पास कोई नेचुरली रिस्ट या नेचुरली ब्यूटीफुल शॉट्स नहीं थे। मैं आई वॉज समवन लाइक नडाल, जिसको भाग भाग के रैली करना पसंद था, स्ट्रोक्स उठाना पसंद था। मैंने अपने स्ट्रोक्स पे मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, तभी मुझे रिजल्ट्स आए हैं। और मैंने ये सीखा है कि अगर आप हार्डवर्क अच्छा करोगे तो काफ़ी टैलेंटेड पर्सनस को भी आप, स्पोर्ट्स पर्सन को भी हरा सकते हैं आप। आज की साइना नेहवाल को अगर 10 साल पहले वाली साइना नेहवाल को एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगा? एडवाइस क्या दे सकती थी? एक्चुअली मैं अपने जो कोचेस जो बोलते थे उससे ज़्यादा ही मेहनत करती थी मे बी, और जो अभी नॉलेज है गेम के बारे में और ऐसा कुछ कर सकती थी गेम में इम्प्लीमेंट, जो मेरे गेम को और डिफरेंट बना सकता था शायद। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करना है? वो आपके जो पास लोग हैं वही सिखाते हैं। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, आपकी हम्बलनेस, वो आपके जो लोग आसपास हैं आप उनसे ही सीखते हैं। तो उनकी जैसे जैसे मैंने कोई टूर्नामेंट जीता होगा लॉन्ग बैक, थोड़ा बहुत मैंने एटीट्यूड दिखाना शुरू किया होगा कि मैं जीत के अब तो मैं बेस्ट प्लेयर हूँ, ये वो, तो मेरे पेरेंट्स और कोच बोलते हैं तुझ पे सूट नहीं होता है, बेटर बी ग्राउंडेड एंड फोकस ऑन योर गेम। बट यू आर वेरी ग्राउंडेड एंड हम्बल पर्सन। इसीलिए ना, तो आप जब मिस्टेक करते हैं तो आपको बोलने वाले भी ऐसे लोग हैं ना जो एकदम आपको समझाएं कि ये सूट नहीं हो रहा है, यू बेटर बी फोकस्ड ऑन योर स्पोर्ट, उसकी वजह से सब कुछ मिल रहा है। एंड आप जितने हम्बल रहोगे उतना आपके लिए बेटर है। कभी लाइफ में घमंड आया? नहीं, बस आई जस्ट ट्राई टू शो, वो भी दिखावा सा था कि एक एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड होना दिखावा सा था, क्योंकि सब लोग करते हैं, मैं भी ट्राई करूँगी ऐसे। तो पापा ने बोला, पापा भी इज़ वेरी हम्बल, तो मुझे लगता है वो फैमिली से आया है और मुझसे वो हुआ नहीं, वो ना एक जो चेहरा दूसरा मैं लगाना चाह रही थी वो मुझसे हुआ नहीं। ग्लैमरस अवतार में आने का शौक है? मतलब मुझे लगता है कि इवेंट्स में जो मेरे स्टाइलिस्ट हैं वो बताते हैं कि थोड़ा अच्छा दिख के जाओ, वरना स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैं हर एक इवेंट में ट्रैक सूट में जाऊँ तो वो तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वो बोलते हैं कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल अच्छा दिख के जाओ तो अच्छा लगेगा। तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत इवेंट्स के लिए कर लेती हूँ मैं, बट अदरवाइज मुझे ट्रैक सूट में अपने स्पोर्ट्स अटायर में मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ, कूल, कंफर्ट एकदम। comfort. आज की मौजूदा वक्त में आपको मीडिया से कोई शिकायत या फुली सेटिस्फाइड? फुल्ली सेटिस्फाइड, जो मुझे उन्होंने सपोर्ट दिया, जो बचपन से उन्होंने मुझे कवर किया, हर एक इंटरव्यू मेरा और मेरी हर एक जीत जो उन्होंने दिखाई है। आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक मीडिया, जिन्होंने मुझे इतना पॉपुलर बनाया, आज बैडमिंटन को इतना पॉपुलर बनाया। और वो टाइम पे जब हमने सोचा भी नहीं था कि कंट्री में बैडमिंटन को इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी, इतना सारे मीडिया ने ही कवर करके उसको मतलब मुझे इतना पॉपुलर बनाया। वो टाइम पे 2010 में 2008 में जब मैं फर्स्ट ओलंपिक्स खेल रही थी। साइना नेहवाल जी, आप इस वक्त द प्रियंका शो में हैं।
So I just wanted to know your favorite journalist so far. प्रियंका। Oh, thank you so much. The Priyanka Show क्यों लोगों को देखना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे लगता है जो पॉडकास्ट आजकल हो रहे हैं उधर जितने भी लोग आते हैं वो अपनी जर्नी के बारे में समझाते हैं, और आपका शो भी ऐसा है जहाँ पे मैं अपनी जर्नी के बारे में समझा रही हूँ। तो लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे और अपने बॉडी पे ध्यान दें, अपने फूड पे ध्यान दें, कैसे जो बच्चे हैं और हार्डवर्क करें। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर आप टैलेंटेड हो या ना हो मैटर नहीं करता है, बट हार्डवर्क इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और आपके शो में वो सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। Thank you so much. Thank you so much. Wonderful. और thanks a lot for your precious time. Thanks a lot. थैंक यू प्रियंका।